ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुदेव नमः। चलिए जी। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमने राहु पिछली बार खत्म कर लिया था, तो थोड़ा सा पिछली क्लास को रिवाइज करते हुए राहु की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है, कौन बताएगा? कन्या। वर्गो, वेरी गुड। और राहु की उच्च राशि कौन सी है? उच्च राशि मिथुन। मिथुन, बहुत बढ़िया। और राहु का स्वक्षेत्र मतलब घर कौन सा है? कुंभ। कुंभ, बहुत बढ़िया। और कोई राहु के बारे में कुछ बताएगा? राहु का त्रिषडाय से क्या कनेक्शन था? सुभाष जी, एनीथिंग? नहीं, आपने डिस्कस किया राहु के इम्पोर्टेंस के अंदर बिग मशीनरी, रॉ स्पाइस, फिर सीक्रेसी, फिर केमिकल, ये सब उसके कार्यतत्व आपने डिस्कस किए। राहु 3, 6 और 11 में अच्छे रिजल्ट देता है, वो अपन तय किए। उसके बाद अपन राहु के बारे में ये डिस्कस किए कि मिथुन लग्न में, ये मिथुन राशि में ये उच्च का होता है। एक्वेरियस में सैटर्न के साथ को ओनरशिप इसकी है, और वर्गों के अंदर ये इसका ऑफिस है। बहुत बढ़िया, तो वर्गों के अंदर इसका ऑफिस है, वेरी गुड। तो आज हम शुरू करते हैं सूर्य पढ़ना। आपको सबको शीट दिख रही है मेरी? या ओके। चलिए जी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है हमारे जीवन में, तो इसको अच्छे से समझिएगा। बहुत प्यार से मैं समझाऊंगा इसको, और आराम से इसको समझेंगे, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि सूर्य हमारी आत्मा का कारक है। सूर्य हमारा पिता है, और सूर्य से हम गवर्नमेंट को और लीडरशिप को, हमारी ईगो को, हर चीज को सूर्य से देखते हैं। तो पहले ध्यान से सुनते रहिए, नोट्स साथ साथ में बनाते रहिएगा। तो पहले हम, जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं, सूर्य उच्च कहाँ पे होते हैं? मेष राशि में, ठीक है। सूर्य हमेशा उच्च मेष राशि में, नंबर 1 राशि एरीज राशि में, ठीक है। सूर्य का स्वक्षेत्र कौन सा है? सूर्य की अपनी राशि कौन सी है? लियो राशि, ठीक है। और सूर्य का कर्म क्षेत्र क्या है? वो भी लियो है, ठीक है। ये आप यहां से देखें, सूर्य उच्च मेष में होता है, जहां पे उसको मैक्सिमम प्योरिटी मिलती है। सूर्य का स्वक्षेत्र मतलब सूर्य का घर क्या है? सिंह राशि है। और सूर्य की मूल त्रिकोण राशि, जहां पे वो काम करते हैं, जो उनका ऑफिस है, जो उनका कर्म क्षेत्र है, वो भी क्या है? लियो है। अब सूर्य को राजा क्यों कहा गया? ये सिर्फ एक राजा के लिए ही पॉसिबल है कि वो जहां पे रहता है, जो उसका घर है, वहीं से वो काम कर सके। ये सुविधा हम में से किसी और को प्राप्त नहीं है। द किंग्स पैलेस इज फ्रॉम वेयर ही इज वर्किंग। पुराने जमाने में अगर आप जाएं तो राजा का जो पैलेस होता था, वो सारी दुनिया का ऑफिस होता था। राजा भी वहीं बैठते थे, और पूरा के पूरे उनके कर्मचारी, जो उनकी जनता है, वो भी वहीं पैलेस पे आती थी। आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, तो अगर आप व्हाइट हाउस यूएसए में देखते हैं, तो राष्ट्रपति को अगर आप राजा माने, तो व्हाइट हाउस उनका घर भी है, और व्हाइट हाउस उनका ऑफिस भी है। ये सुविधा सिर्फ किंग के पास अवेलेबल है, और किसी के पास नहीं। द किंग जहां पे वो रहते हैं, वहीं पे
राजा का ऑफिस भी है. So this is why sun is the king of the planetary system, because he has office at his home, therefore he is working 24/7. राजा की कभी कोई छुट्टी नहीं होती है. इसीलिए आपने देखा होगा सूर्य का उगने का टाइम है, सूर्य के छुपने का टाइम है. एज अ किंग ही इज 24/7 वर्किंग. आप अपनी घड़ियां, आप अपनी दिनचर्या, आप अपने दिन और रात, ये दोनों सूर्य से नापते हैं. ज्योतिष में एक शब्द आता है अहोरात्र. अहो मतलब दिन, मतलब सूर्य, और रात्र मतलब चंद्रमा यानी कि रात. तो अहो का अ हटा दिया और अहोरात्र का त्र हटा दिया, बीच में बचा होरा. आप लोग लिखेंगे ना अहोरात्र, अ हटा दीजिए, त्र हटा दीजिए, तो बचता है होरा. होरा मतलब 1 आवर, 1 आवर ऑफ द डे. तो अहोरात्र जो है, अहोरात्र में अहो सूर्य है, चंद्रमा रात्र है, और उन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो हमारा होरा बन जाता है. तो इसीलिए सन जो है वो हमारा जहां पे रहते हैं वहीं से वो काम करते हैं, इसीलिए उनको राजा माना गया, बिकॉज ये लिबर्टी और आम आदमी को मिल ही नहीं सकती. ठीक है, अब हम आते हैं कि सन के एग्जॉल्टेशन पे बात करेंगे. सन अच्छा, आप सब कालपुरुष की कुंडली समझते हैं? आप एक कुंडली ड्रॉ कर लीजिए, एक प्लेन कुंडली ड्रॉ करके आप लग्न में 1 नंबर राशि लिख दीजिए, मेष राशि, और पूरी कुंडली बना लीजिए 1 2 3 4 5. काल पुरुष की कुंडली का मतलब ये होता है कि जब सृष्टि की रचना हुई होगी, जब वो काल पुरुष मतलब जब वो उस ईश्वर ने एक कुंडली की रचना की गई होगी, तो उस कुंडली को ऐसे बनाया गया होगा कि फर्स्ट हाउस में फर्स्ट राशि, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड, ऐसे करके 12 घर में उसी नंबर की राशि पड़ी हो. इसको हम काल पुरुष की कुंडली देखते हैं. ठीक है, अब सूर्य, काल पुरुष की कुंडली में सूर्य हमारा उच्च का कहां पे हो रहा है? विच हाउस? फर्स्ट हाउस, करेक्ट, विच इज द लग्न. ठीक है, सूर्य हमारा लग्न के ऊपर बैठ गया है. ठीक है, अब सूर्य का काम क्या है, आप ध्यान से समझना कि वाई सन इज इंपॉर्टेंट, या वो लग्न में ही क्यों उच्च का हो रहा है और किसी जगह क्यों नहीं उच्च का होता है. आपने एक बीज लिया, आपने उसको जमीन में डाल दिया, आपने उसको पानी दे दिया, आपने उसको खाद दे दिया, आपने उसको जमीन दे दी, लेकिन वन इंपॉर्टेंट एलिमेंट which is required for that bija to grow is sunlight. The sunlight is responsible for the entire vegetation, entire plants, entire animals, जिसकी ग्रोथ की जिम्मेदारी सूर्य के पास है. सूर्य की लाइट पड़ने से आपको चीजों में रूप निकल के आता है. आप सनफ्लावर को सनफ्लावर बोलते हैं, मैरीगोल्ड को मैरीगोल्ड बोलते हैं, चमेली को चमेली बोलते हैं, धान को धान बोलते हैं, गेहूं को गेहूं बोलते हैं. ये रूप प्रदान करने की शक्ति सूर्य में है, इसके अलावा और किसी प्लैनेट में नहीं. सो सूर्य हमारा लग्न पे इसीलिए बैठा है कि ये हमारा रूप है. लग्न क्या है? आप कितने लंबे होंगे, आप कितने मोटे होंगे, आपके हाथ कैसे होंगे, आपके पैर कैसे होंगे, आपकी गर्दन कैसी होगी, आपका माथा कैसा होगा, आपका एटीट्यूड कैसा होगा, ये सारा का सारा रूप देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सूर्य के पास है. इसीलिए सूर्य की एग्जॉल्टेशन कहां पे होती है? लग्न पे होती है, हमारे सर के ऊपर होती है. अब ये हमें इसको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि सूर्य ही एक ऐसा प्लैनेट है जो हमारे सर के ऊपर एग्जॉल्ट होगा, बिकॉज पूरी दुनिया के अंदर रोशनी देने का काम, लाइट देने का काम is given to sun. Sun gives रूपा to every living being on this planet earth. चाहे वो पानी में रहने वाली मछली हो, चाहे वो जमीन पे चलने वाला शेर हो, और चाहे वो दुनिया भर के प्लांट्स हो. कोई फूल येलो रंग का होता है, कोई फूल पिंक रंग का होता है, कोई फूल व्हाइट कलर का होता है. दिस इंटायर कलरिंग of these plants is provided by sun. That is why sun, हर प्लांट की ग्रोथ के लिए सन इंपॉर्टेंट है. अगर आप उसको कितना ही खाद दे लो, कितना ही पानी दे लो, बट इफ यू डोंट गेट द सनलाइट, नथिंग इज गोइंग टू हैपन. इसीलिए हमारे पुरखे जो थे सनातन धर्म को मानने वाले, उन्होंने हमें एक बेसिक चीज सिखाई. क्या सिखाया? कि सुबह उठ के सूर्य को जल दो, क्योंकि उसमें इतनी पावर है कि वो
मतलब ऐसे ही वेजिटेशन उगा देता है वो। शुरू में कौन आया था जिसने बीज उगाया होगा? किसी ने कुछ नहीं किया होगा। जब इंसान धरती पे आया, उसको ऑलरेडी ग्रोन ट्रीज मिले, एंड हु वाज डूइंग इट? सन वाज डूइंग इट। ना उन पौधों को कोई पानी दे रहा था, ना उनको कोई खाद दे रहा था, फिर भी मनुष्य को खाने को फल मिला, जलाने को लकड़ी मिली। दैट वाज ऑल गिवन बाय सन। तो दिस फायर एलिमेंट विच इज गवर्न्ड बाय सन, अगर ये फायर हमारे अंदर से खत्म हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर, चाहे वो छोटा प्राणी हो, चाहे वो बड़ा प्राणी हो, हर चीज फायर की वजह से ही होती है। पानी में किसी चीज का जन्म होता है, बट उसको मतलब जिंदा रखने के लिए यू नीड दैट फायर। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में फायर से हमारा जन्म होता है, और फायर में ही हम लोग को मिला दिया जाता है। हमारे हिंदू धर्म में फायर का बहुत महत्व है। हर यज्ञ में, कोई भी विवाह ले लीजिए, कोई भी आप किसी भी चीज को ले लीजिए, बिकॉज हमारे ऋषियों ने समझा कि सन की क्या इंपॉर्टेंस है। सूर्य इतना इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड बस होल्ड कीजिएगा। सॉरी। तो बिकॉज इस पूरी पृथ्वी को अग्निमय करने वाले सन हैं, इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने हर चीज में अग्नि को डाला। तो आपको समझ में आ गया कि वाई सन इज एग्जॉल्टेड इन द लग्न। ठीक है। अब अगर सन एग्जॉल्ट हो रहा है लग्न में, तो आपको क्या मिलता है एज ए मनुष्य? अगर हम अपनी बात करें, वेजिटेशन को छोड़ दें, तो द लाइट विच कम्स फ्रॉम सन इन द लग्न इज प्रोमिसिंग यू अ ब्रिलियंट एंड पावरफुल धी शक्ति। आप सब लोग जानते हैं धी शक्ति, धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जो धी शब्द है ना, ये हमारा इंटेलेक्ट है, हमारा ब्रिलियंस है, हमारी स्पिरिचुअलिज्म है, हमारी सोचने की शक्ति है। ये धी हमें सही और गलत का फैसला समझाती है। सूर्य के अंदर ये डिस्क्रिमिनेशन की पावर है। सूर्य आपके लग्न पे इसीलिए बैठा है कि वो आपकी धी शक्ति को मजबूत करता है। सूर्य इज गिव्स यू दैट इंटेलिजेंस, इसीलिए लग्न पे वो उच्च का होता है। आपके लग्न पे लाइट चाहिए, इस धी पे लाइट चाहिए। यहाँ पे जिसके अंधकार है ना, वो खत्म है। हमारे और ऋषि मुनियों में क्या फर्क है? उनकी धी शक्ति हमसे ज्यादा डेवलप है। हम इतने लोग क्लास में हैं, 7-8 लोग जितने भी हैं, हर किसी की धी शक्ति डिफरेंट है एक दूसरे से। वो बहुत चीजों पर डिपेंड करती है। किसने कितना पढ़ा है, किसने कितना स्पिरिचुअली अपने आप को अवेकन किया है, किसने कितना सुना है, किसने कितना सीखा है। ये सारी सुनने की, समझने की, सीखने की, मेडिटेशन की, स्पिरिचुअलिज्म की शक्ति, ये सारी की सारी शक्ति हमें सूर्य से मिलती है। इसीलिए लग्न के ऊपर वो उच्च का होता है, बिकॉज इट वांट टू गिव यू मैक्सिमम लाइट। कहां पे मैक्सिमम लाइट देना चाहता है? आपके धी के ऊपर, आपके इंटेलेक्ट के ऊपर। इसीलिए जिसके लग्न में सूर्य बैठ जाता है, वो व्यक्ति बहुत स्पिरिचुअलिस्ट होता है। उसको वेद, पुराण, गीता, ये सब पढ़ने का उसका एक अंदर से मन करता है। बिकॉज सन की खोज क्या है? सन इज व्हाट? आपको डार्कनेस से रोशनी की तरफ सूर्य लेके जाता है। तो डार्कनेस क्या है? डार्कनेस आपका अज्ञान है। और जैसे ही वहां पे रोशनी पड़ी, तो क्या हो गया? हमें ज्ञान हो गया। इसीलिए हमारे लाइफ में सन exaltation in the lagna is very important, because what sun is doing, sun is giving you that power to improve your dhi shakti. और जब आपकी धी शक्ति इंप्रूव हो जाएगी, तो ज्योतिष के आप रॉकेट साइंटिस्ट बन जाओगे। आप यहाँ से मार्स पे कुछ भी भेज दो, कुछ भी कर सकते हो, इफ योर धी शक्ति इज इंपॉर्टेंट। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमारी सृष्टि सन से ही शुरू हुई। सारे ऋषियों ने सन को ऑब्जर्व किया। अब सन हमारी आत्मा है, बट अगर आत्मा है तो कोई परमात्मा भी तो होगा ना। बिकॉज अगर आप मेरे से मेरी स्पिरिचुअल जर्नी पूछो, तो मेरे अंदर आत्मा तो ईश्वर ने डाल दी, बट माई स्पिरिचुअल जर्नी इज आई हैव टू ट्रांसफॉर्म माई आत्मा टू परमात्मा। दिस इज माई स्पिरिचुअल जर्नी। मेरी आत्मा की जो मतलब ट्रैवल है, वो कहां से है? आत्मा से शुरू होकर परमात्मा पे खत्म होता है। अगर सूर्य पिता है, तो जरूर कोई परम पिता होगा। हमारे सनातन धर्म में जिसको पशुपति कहा गया, पशु मतलब द एंटायर एनिमल किंगडम, और उसके पति मतलब लॉर्ड ऑफ ऑल द एनिमल्स इज हु?
लॉर्ड शिवा। तो सूर्य पिता है और शिवा परम पिता है। अब सारी कहानी घूम के सूर्य के पिता के ऊपर आ जाती है, मतलब नाउ वी विल बी फोकसिंग ऑन लॉर्ड शिवा। अब आप ध्यान से समझ लें, सूर्य का घर कहां पे है? 5th हाउस में। सूर्य का ऑफिस कहां पे है? 5th हाउस में, मतलब लियो के अंदर। सूर्य एग्जॉल्टेशन कहां पे होता है? लग्न के अंदर होता है। अब आप सूर्य की यात्रा 1st हाउस से 5th हाउस तक देख लें, ठीक है। अब आप, हमारे ऋषि मुनियों ने एक बहुत खूबसूरत 5 सिलेबल का मंत्र दिया, पंचाक्षरी मंत्र दिया। क्यों पंचाक्षरी मंत्र दिया? क्योंकि सूर्य कहां एग्जॉल्ट हो रहा है? नंबर 1 में, लग्न में, और उसका ऑफिस कहां पे है? 5th हाउस में। उसका घर कहां पे है? तो सूर्य को एग्जॉल्टेशन से अपने ऑफिस में कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए? पंचाक्षरी मंत्र। क्या है वो पंचाक्षरी मंत्र? नमः शिवाय, नमः शिवाय। 5 अक्षर का ये मंत्र है जिसको हम पंचाक्षरी मंत्र करते हैं। यही यही सारे मंत्रों की शुरुआत यही है। हमारी जो भी लाइफ फोर्स है इसी मंत्र में। आप बात करते हो ना रेमेडी की, क्या रेमेडी दें, कैसे रेमेडी दें? सिंपल, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, आप उसको शिव जी से जोड़ो, आस्क हिम टू डू दिस पंचाक्षरी मंत्र। जब सूर्य के लिए ये मंत्र काम कर रहा है तो इंसानों के लिए क्यों नहीं करेगा मंत्र काम? सूर्य की जर्नी फ्रॉम 1st हाउस टू 5th हाउस ये पंचाक्षरी मंत्र करा रहा है, तो इंसानों के लिए तो ये बहुत बड़ा मंत्र है। पर ये स्थूल मंत्र है। आप समझिए, 2 तरह के कर्म होते हैं हमारे, एक होता है स्थूल कर्म और एक होता है सूक्ष्म कर्म। मैं सुभाष जी के साथ हाथ मिलाता हूं, हमारी दोनों की बॉडी टच हुई, ये स्थूल कर्म हुआ। पर मैंने आज सुभाष जी को बोला कि सुभाष जी आपकी स्माइल बहुत सुंदर है, इस मैंने टच नहीं किया सुभाष जी को, बट आई ब्रॉट another smile on his face by saying, Subhash ji, when you smile, you look very beautiful. So there is something where I touched Subhash ji. कहीं तो मैंने टच किया ना सुभाष जी को by saying that कि सुभाष जी your smile is beautiful. There is some place that I touch Subhash ji. That is my सूक्ष्म कर्मा with Subhash ji. जब मैं सुभाष जी को फिजिकली छू पा रहा हूं तो दैट इज माई स्थूल कर्मा। स्थूल कर्मा के लिए हमने नमः शिवाय बनाया। सूक्ष्म कर्मा मतलब जो मेरी आत्मा के लिए इंपॉर्टेंट है। सूक्ष्म कर्मा मतलब मेरी बॉडी के लिए जो इंपॉर्टेंट है। मेरी बॉडी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? पंचाक्षरी मंत्र। कौन सा? नमः शिवाय। पर मेरी आत्मा के लिए कौन सा मंत्र चाहिए? हमें एक सूक्ष्म मंत्र चाहिए। हमें स्थूल मंत्र मिल गया नमः शिवाय, सूक्ष्म मंत्र क्या है? कोई बताएगा सूक्ष्म मंत्र कौन सा है? ओम। बहुत अच्छे सुभाष जी। अब हमारा मंत्र, अब हम क्या करते हैं, कितने इंटेलिजेंट ऋषि मुनि हमारे, देखिए नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र हो गया, उसके पहले हम लोग क्या लगा देते हैं? ओम नमः शिवाय। अब क्या किया इन्होंने? आपके सूक्ष्म कर्मा को आपके स्थूल कर्मा से मिला के कंप्लीट कर दिया आपको। यानी कि आपकी आत्मा को भी न्यूट्रिशन मिल रहा है बाय सेइंग ओम, और आपकी बॉडी को भी न्यूट्रिशन मिल रहा है बाय सेइंग नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अब आपको समझ में आया इस मंत्र की कितनी 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 बड़ी, मतलब हमारी जिंदगी में कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस। कुछ भी किसी को समझ में नहीं आ रहा, आप किसी का चार्ट देख रहे हो, शनि है, राहु है, केतु है, सब साइड हटा दो, सिंपल सा मंत्र दे दो भैया, और कुछ नहीं समझ में आ रहा, रोज सुबह उठ के ओम नमः शिवाय किया करो। अब ओम क्या है? ओम इज द सूक्ष्म मंत्र फॉर द सोल। आत्मा के लिए सूक्ष्म मंत्र है ओम। ओम की छोटी सी कहानी मैं बता देता हूं जो मेरे को समझ में आती है। तो ब्रह्मा जी जब इस दुनिया को क्रिएट कर रहे थे तो शिव जी ने उनसे पूछा कि मैं हाउ डू आई एंटर इनटू दिस वर्ल्ड? आप इंसान बनाओगे बट मेरे बिना कैसे इंसान बनाओगे? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आपका स्वरूप मतलब इस पृथ्वी में आ ही नहीं सकता है। मैं आपको इस पृथ्वी में, आई कैन नॉट मैनिफेस्ट योर बॉडी इनटू दिस वर्ल्ड, या इस संसार में। तो शिव जी ने कहा फिर क्या करें? तो ब्रह्मा जी ने बोला
कि मैं आपको नाद के रूप में लेके आऊंगा। नाद किसे कहते हैं? स्वर को, शब्द को। तो उस समय एक ब्रह्म की कल्पना की गई जिसको हम बोलते हैं नाद ब्रह्म। कौन सा ब्रह्म? नाद ब्रह्म। ऐसा ब्रह्म जो सिर्फ स्वर के ऊपर हो, सिर्फ आवाज से हो। और वो आवाज क्या थी? ओम। तो ब्रह्मा ने कहा महाराज आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं आपका एक रेप्लिका एज ए नाद ब्रह्म इस संसार में डाल देता हूं। और हम क्या करते हैं, जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो डायरेक्ट हम उस परम पिता परमेश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं। बिकॉज मैंने क्या बताया आपको, द फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट परम पिता परमेश्वर इज वन वर्ड ओम। भगवत गीता में क्या लिखा है? ओम इति एकाक्षर मंत्र। एक अक्षर ब्रह्म, सॉरी, एक अक्षर का अगर कोई ब्रह्म है ना, वो ओम है। दिस इज ओम। इसको प्रणव भी बोला गया। जब इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ नहीं था, सब कुछ वैक्यूम था, तब इसमें नाद डाला गया, स्वर डाला गया, आवाज डाली गई, साउंड डाली गई, एंड दैट वन साउंड which created the entire creation was called Om, nothing else. This Om is very very important. अब किसी को अगर नमः शिवाय बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है तो भाई आप कुछ मत करो, आप अच्छे से ओम बोलना शुरू कर दो। ओम का मतलब है कि यू आर चैंटिंग द परम पिता परमेश्वर फ्रॉम योर माउथ। आप डायरेक्टली अपने मुंह से परम पिता परमेश्वर को, इसीलिए ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, अथर्ववेद हो, सामवेद हो, हर मंत्र से पहले ओम लगा देते हैं। इतने इंटेलिजेंट ऋषि मुनि हमारे। दिस लाइफ इज ऑल अबाउट मैचिंग योर स्थूल कर्मा विद योर सूक्ष्म कर्म। जैसे एक सूक्ष्म कर्म का एग्जांपल और देता हूं अगर नहीं समझ में आ रहा। सपोज आपको कोई गाली दे देता है कि यार तुम तो नहाते नहीं हो 10 दिन। उसने क्या किया? उसने आपकी बॉडी को छुआ? नहीं छुआ। ही टच्ड यू समवेयर इनसाइड, कि आपको गुस्सा आ गया कि मेरे बारे में ऐसा कैसे बोला। तो कई बार स्थूल कर्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट सूक्ष्म कर्म हो जाता है। व्हाट इज डिप्रेशन? Depression is nothing but when your sukshma karma gets very very negatively influenced, you get into depression. Depression का मतलब है कि स्थूल रूप में आपके पास कुछ नहीं है, ना आपको शरीर में चोट लगी है, ना आपका लिवर खराब है, ना आपकी किडनी खराब है, ना आपकी डाइजेशन खराब है, बट फिर भी आप उदास हो, दुखी हो, पता नहीं क्या हो गया आपको। What has happened to you? Your सूक्ष्म कर्मा has gone into drain. वाट लग गई है सूक्ष्म कर्मा की। तो आप देखो हमारे ऋषि मुनियों ने स्थूल कर्मा को भी सेटिस्फाई किया, सूक्ष्म कर्मा को भी सेटिस्फाई किया। स्थूल कर्मा के लिए क्या है? नमः शिवाय। स्थूल कर्मा सूक्ष्म के लिए क्या है? ओम। और दोनों को मिला के जब हमारी बॉडी को कंप्लीट करना था तो उन्होंने क्या बना दिया? ओम नमः शिवाय। खत्म। सारी दुनिया की रेमेडी एक तरफ। अगर आपको, आपने ढंग से किसी इंसान को ये पंचाक्षरी मंत्र और ये प्रणव मतलब ओम, ओम को प्रणव भी बोला जाता है। प्रणव मतलब द फर्स्ट साउंड which was created ever in this universe was प्रणव। इसीलिए भगवत गीता ने इसको क्या कहा है? ओम इति एक अक्षर ब्रह्म। एक अक्षर का अगर कोई ब्रह्म है तो दैट इज ओम। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? सॉरी थोड़ा स्पिरिचुअल हो गया, बट सूर्य, अगर मैं सूर्य को इससे नहीं जोड़ूंगा तो वी आर नॉट स्टडिंग सूर्य प्रॉपरली। राइट। अब देखो चार्ट में सूर्य कहाँ पे है और ये आदमी की आत्मा कहाँ पे और इसका परमात्मा कहाँ पे, इसको क्या करना चाहिए। आपने सुना होगा 5th हाउस से हम इष्ट देव देखते हैं। आप जानते हो ना 5th हाउस इज आवर इष्ट देव। अब आपको समझ में आया व्हाई 5th हाउस इज इष्ट देव? बिकॉज इट्स ऑफिस ऑफ सन, और जहां सन बैठेगा वहां स्पिरिचुअलिज्म के सिवा कुछ नहीं होगा। चलिए जी, अब थोड़ा ओम को समझ लेते हैं, ठीक है ना। 5 इज इंपॉर्टेंट। सन की यात्रा है लग्न से पंचम तक, इसीलिए 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ए, मेरे होंठ बहुत खुले हुए, आप लोग बोलिए सब लोग, होंठ खुल रहे हैं सबके। अब आप लोग ये बोलिए, क्या हो रहा है?
आपके होंठ अ के मुकाबले ऊ में बंद हो रहे हैं, राइट। अ में आपके होंठ इतने खुले थे, ऊ में आपके होंठ बंद हो रहे हैं। और अब आप बोलिए माँ, माँ में क्या हो रहा है? माँ बोलते ही माँ, आपके होंठ आपस में चिपक गए। करेक्ट, करेक्ट है। राइट। मतलब क्या है? मतलब ये बाहरी दुनिया है। ऊ मतलब नाउ आई एम स्टार्टिंग टू गेट इनसाइड, एंड म मतलब नाउ द लिप्स आर क्लोज्ड, आई एम नाउ टोटली इनसाइड। मुझे अब बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं। क्यों इसको सूक्ष्म मंत्र कहा गया? बिकॉज फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम द स्थूला, इट इज ब्रिंगिंग यू टू द सूक्ष्म। फ्रॉम द भौतिक वर्ल्ड, इट इज ब्रिंगिंग यू टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इसके बाद ये आप क्रेसेंट देख रहे हो, ये चंद्रमा की तरह, ये इसको बोला जाता है नाद। क्योंकि क्या होता है, आप जब ओम बोलते हो, ये जो वाइब्रेशन है ना, दिस इज द नाद। ये है वो स्वर जो ब्रह्म को लेके आया इस पृथ्वी पे या इस ब्रह्मांड में। एंड दिस इज द बिंदु, ये बिंदु है। तो 5 चीजों से मिलके बना है। अ, उ, म, नाद, बिंदु। नाद और बिंदु, ये ओम है। फिर से 5 की गिनती चल रही है सूर्य के केस में, ठीक है ना। अब कहां पे है आपका? अगर आप काल पुरुष का चार्ट देखेंगे तो आपने जहां फर्स्ट हाउस लिखा है वहां पे आप लिख दीजिए। इज ब्रह्मा। आपका क्रिएशन है, इसीलिए आप लग्न में क्रिएट होते हो। योर जन्म इज द लग्न। रिप्रेजेंट ब्रह्मा, आप क्रिएट हो रहे हो। फर्स्ट हाउस, आपको जो भी मतलब आपके अंदर जो भी सॉफ्टवेयर डाला जा रहा है, आपका थॉट प्रोसेस, आपका आइडियोलॉजी, आप कैसा सोचते हो, आप दुनिया को कैसे परसीव करते हो, व्हाट इज योर लाइकिंग, व्हाट इज योर डिसलाइकिंग, ऑल दिस ब्रह्मा इज मैनिफेस्टिंग थ्रू योर लग्न। इसीलिए इज ब्रह्मा एंड विच डिनोट्स द फर्स्ट हाउस। नाउ ऊ इज विष्णु, which is denoting the second house. So विष्णु सेकंड हाउस क्यों दिया गया? विष्णु को क्रिएट कर दिया ब्रह्मा ने। what is the job of Vishnu? To sustain. And what is second house? Maintenance. Food. nutrition. Without food you cannot be maintained. So this maintenance job, आप देखो कि क्या रटने की जरूरत है ज्योतिष हमको। हम क्यों रट रहे हैं ज्योतिष? हमारे मतलब इट इज इतना लॉजिकल है, आप बाहर निकल ही नहीं सकते हो इस चीज से। क्यों सेकंड हाउस को फूड का, स्पीच का कारक माना गया? बिकॉज इट इज गिवन टू विष्णु। विष्णु इज सस्टेनर। आएंगे हम अभी इसको एक एक हाउस को धीरे धीरे पढ़ते हैं। थर्ड हाउस इज गवर्न्ड बाय रुद्रा। रुद्र कौन है? रुदन मतलब आंसू। आरुद्रा नक्षत्र सुना है आपने? या तो रुद्रा मतलब समथिंग हु क्राइज। रुद्र मतलब वो जो होता है ना, मृत्यु वाली जो एक क्रोध होती है। रुद्र इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डेथ। थर्ड हाउस इज योर डेथ। आप रोते हो थर्ड हाउस में। अभी हम आएंगे क्यों रोते हो। एक एक ये 5 हाउस आज खत्म करेंगे हम, साथ साथ में आपके हाउस भी निपटा देंगे, आप टेंशन मत लो। और फोर्थ हाउस और द फोर्थ इज नाद। व्हाट इज नाद? ये है क्या? ये चंद्रमा है। दिस इज कॉल्ड द क्रेसेंट मून। कैन यू डू यू फाइंड एनी रिजेम्बलेंस ऑफ दिस क्रेसेंट मून एंड लॉर्ड शिवा? शिव जी और इस चंद्रमा का कोई रिजेम्बलेंस दिख रहा है आपको? जटा पे रहता है। चंद्रमा की जटा में क्रेसेंट मून रहता है। ऐसे थोड़ी ना हमने शिव जी की, जब हमारे ऋषियों ने उनकी फोटो बनाई तो वहां पे चंद्रमा डाल दिया, क्योंकि ओम की जटा में भी चंद्रमा है। ये क्या है? हम वी आर, दिस इज नॉट ओम, दिस इज शिवा। शिव ने ही तो बोला कि मेरे को ब्रह्मांड में डालोगे कैसे ब्रह्मा? तो ब्रह्मा ने बोला कि आपके स्वरूप को मैं नहीं डाल सकता, बट आपके स्वरूप को नाद ब्रह्म की तरह बना सकता हूं। ये है शक्ति। दिस इज द मून, द फीमेल, एंड दिस बिंदु इज द शिवा। दिस एंटायर थिंग इज द शिवलिंगम।
आप में से कितने लोग जानते हैं कि शिवलिंग के 2 पार्ट्स होते हैं, एक नहीं होता। इट्स नॉट ओनली द लिंगम। शिवलिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच इज कॉल्ड द लिंगम एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये है शिवलिंग, ये दिख रहा है आपको, द क्रेसेंट मून, द नाद एंड द बिंदु, दिस इज द शिवलिंग। दैट इज व्हाई शिवलिंग इज सो पावरफुल। अगर आपको मॉडर्न डे में देखना हो ना, आप दुनिया का कोई भी न्यूक्लियर रिएक्टर जाके देख लेना, इट विल बी इन द शेप ऑफ लिंगा। ब्यूटीफुल। वो मानते नहीं है कि लॉर्ड शिवा है, बट काम सारे वही करते हैं। दे कुडंट फाइंड एनी अदर सोर्स और एनी अदर शेप जहां पे इतनी पावर को इकट्ठा करके रखा जा सके। दैट्स व्हाई दे हैड टू मेक द न्यूक्लियर प्लांट लाइक अ शिवलिंग। आप देखो, कोई भी आप गूगल पे इमेज डाल के देखो, एनी न्यूक्लियर प्लांट इन द वर्ल्ड, इट विल बी इन द शेप ऑफ अ लिंगम। सो दिस आप में से किसी लोगों ने नहीं ध्यान से देखा हो तो आप जाके मंदिर में शिवलिंग देखना, ऊपर लिंग है और नीचे द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज देयर। इट इज, क्या मतलब है शिवलिंगा में? इट शोज योर क्रिएटिविटी। इट्स अ मैथुनी सृष्टि। वी आर क्रिएटेड आउट ऑफ इंटरकोर्स। सो दोनों ऑर्गन्स हैं। कुछ लोग, मतलब बहुत से लोग से मैं बात करता हूं, उनको आज तक वो नीचे वाला पोर्शन दिखा ही नहीं। इसीलिए शिव क्या है? अर्धनारीश्वर है। आप शिव जी की जब आप फोटो देखेंगे तो आधा पुरुष है और आधा महिला है। कोई कोई शिव जी को कोई समस्या ही नहीं हुई इस चीज में। बिना शक्ति के शिव कुछ नहीं है। प्रकृति और पुरुष को मिलके ये संसार की रचना हुई। इसीलिए ओम के सर पे कौन बैठा है? द क्रेसेंट मून विच डिनोट्स द शक्ति एंड द बिंदु विच इज द शिवलिंगम। दिस इज ओम फॉर यू। जो लोग इसको बहुत छोटा समझते थे या जो लोग इसको बहुत डीप में नहीं जानते थे, मैंने सिर्फ इसको छुआ है। आप लोग चाहो तो अपने लेवल पे ओम की बहुत व्यापक स्टडी कर सकते हो और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दिस इज ओम फॉर यू। अ उ ma नाद बिंदु, दिस इज ओम। कॉम्बिनेशन ऑफ 5 थिंग्स which is representing the परमात्मा, the परम ब्रह्म, जिसकी कोई शेप नहीं है। दैट इज द शेप। कभी कभी सुभाष जी, मतलब मैं पागल हो जाता हूँ। आई गेट सो फैसिनेटेड विद माय धर्म कि यार क्या बना दिया है। द ओनली थिंग इज, कोई समझाने वाला नहीं है। हमारे बुजुर्गों को ये कुछ करके जाना चाहिए था कि देखो ऐसे समझो, हर चीज का मतलब है। हम पे बस एक ठप्पा लगा दिया कि हम लोग वो दकियानूसी हैं, और क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वी आर सुपरस्टिशियस। नथिंग इन आवर धर्मा इज बियॉन्ड लॉजिक, एवरीथिंग इज सो लॉजिकल। हम लोग को समझ में नहीं आता, हम लोग सुपरस्टिशियस। सो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है मैंने? 1 to 5, जर्नी ऑफ सन फ्रॉम एक्सॉल्टेशन टू इट्स होम एंड ऑफिस। दिस इज प्रणव, दिस इज ओम। अब हम थोड़ा सा पांचों हाउस को डिटेल में समझ लेते हैं। ये ओम नहीं है, ये हमारे 5 हाउस खत्म हो जाएंगे आज। और इस तरीके से आप हाउस अगर समझ लिया ना आपने ओम के रूप में, मेरे को नहीं लगता कि आप जिंदगी में दोबारा कभी हाउस आपको रटने की जरूरत है। अ कौन है? ब्रह्मा, द फर्स्ट हाउस, द रूप। आप किसी को कैसे जानते हैं? ये सुभाष जी का नेचर है, ये रचना जी का नेचर है। रचना जी ऐसे बोलती हैं, रचना जी ऐसे सोचती हैं, रचना जी इस बात पे ये रिएक्ट करेंगी। रचना जी को मीठा पसंद है, रचना जी को खट्टा पसंद है। सुभाष जी को गोलगप्पे बिल्कुल पसंद नहीं है, सुभाष जी को मिसल पाव बहुत पसंद है। दिस इज ऑल लगना, आपका रूपा स्वरूप। ब्रह्मा ने हमको स्वरूप दे के भेजा। और एग्जॉल्ट कौन हो रहा है वहां पे? सूर्य। हमारे सर पे सूर्य बैठ गया। इट इज गिविंग लाइट टू योर धी। सो फर्स्ट हाउस इज द क्रिएशन हाउस, हमारा लग्न है। वहां पे ब्रह्मा बैठे हैं। वहां पे सिर्फ इंटेलेक्ट की बात होगी, बुद्धि की बात होगी। अब बुद्धि खराब भी हो सकती है और बुद्धि अच्छी भी हो सकती है। आप देखिएगा चार्ट्स में, द बिगेस्ट चीटर्स इन द वर्ल्ड, उनके लग्न में जुपिटर होता है। बिकॉज जुपिटर आपको इतना इंटेलिजेंट बना देता है कि आप बहुत शानदार झूठ बोल देते हैं। लग्न की ये इंपॉर्टेंस है। लग्न नेगेटिव हो गया तो आप कुछ भी बड़े से बड़ा फ्रॉड कर सकते हो।
ऐसा नहीं जो स्कैम करते हैं उनकी कुंडली स्ट्रांग नहीं होती, उनका धी शक्ति बहुत स्ट्रांग होती है। प्रॉब्लम इज उनकी धी शक्ति नेगेटिव साइड में लगती है, और जो महात्मा होते हैं उनकी भी धी शक्ति स्ट्रांग होती है, बट वो पॉजिटिव साइड में लगा देते हैं। सेकंड हाउस पे आते हैं। व्हाट इज सेकंड हाउस? सेकंड हाउस को बहुत श्लोक में पराशर ऋषि ने हरि भाव बोल के छोड़ दिया। विष्णु भाव, हरि भाव, खत्म। अब आप देखो सेकंड हाउस में क्या क्या आता है, एक एक करके बताओ आप। रचना जी आप बताइए, सेकंड हाउस में आप क्या क्या जानती हैं, क्या क्या आता है? तो फूड आता है, वेल्थ आती है, फैमिली आती है। फैमिली आती है। सेकंड हाउस एक ऐसा हाउस है जिसमें आपकी जरूरत का सारा सामान आ जाता है। आपकी सस्टेनेंस के लिए जो जो चाहिए, दैट इज ऑल सेकंड हाउस। इसीलिए उसको हरि भाव बोल दिया। स्वयं वहां विष्णु बैठे हुए, ऊ विष्णु, ऐसे थोड़ी ना ऊ की साउंड आ गई, विष्णु ऊ। सेकंड हाउस इज ऑल अबाउट विष्णु। आपकी फैमिली, आपका कुटुंब, आप किस फैमिली से आते हो। आपकी फैमिली अगर स्ट्रांग है तो आप क्या बोलते हो? तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है। ये फेवरेट डायलॉग है दिल्ली वालों का। दिल्ली वालों के बच्चे को जब कोई पुलिस वाला रोक लेता है तो वही फेवरेट डायलॉग बोलता है, तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है। कौन बोल रहा है? सेकंड हाउस। किसके ऊपर उछल रहा है वो? सेकंड हाउस। सुभाष जी का बच्चा क्या बोलता होगा? आई एम सन ऑफ सुभाष कारवा, ही इज प्राउड ऑफ यू, and then you are proud of your father. What are we talking about? We are talking about second house. We are talking about कुटुंब भाव। कुटुंब के बाद क्या आया? यहाँ पे हमारी सारी accumulated wealth आ गई। जो पैसा हमने संचित किया वो सारा सेकंड हाउस में दे दिया। विष्णु क्या लाते हैं? विष्णु की पत्नी कौन है? लक्ष्मी। इसीलिए सेकंड हाउस में लक्ष्मी दे दिया। क्या जरूरत है रटने की? अगर मैंने ये समझ लिया कि ये हरि भाव है, मतलब यहाँ विष्णु खुद बैठे हुए हैं, तो सेकंड हाउस में मिलेगा ना मेरे को वेल्थ। जो जिस तरह जितने वेल्थ दुनिया में आप जानते हो, शेयर से लेकर बुलियन से लेकर ज्वेलरी से लेकर खेत खलियान, जो भी वेल्थ आपको मालूम है, सब सेकंड हाउस में आती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप पैदा हुए फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में जैसे ही आप आए, माँ ने आपको दूध पिलाना शुरू कर दिया। पैदा होने में आपको धी मिला, इंटेलिजेंस मिला, सेकंड हाउस में आपको मुंह मिला। अब आपको मैं एक तीसरी चीज बताता हूं। अगर किसी को फर्स्ट हाउस से हमें आइडेंटिफाई करना हो उसकी धी शक्ति से, कैन वी आइडेंटिफाई पीपल फ्रॉम टॉप? अगर मैं किसी के सर की फोटो ले लूं, आप कैसे किसी को पहचानोगे? बट पासपोर्ट के ऊपर क्या लगाते हैं हम लोग? ये फेस लगाते हैं। दिस इज द सेकंड हाउस। योर आइडेंटिफिकेशन इन दिस वर्ल्ड इज थ्रू सेकंड हाउस। मेरे फेस की फोटो खींचती है तो मैं दुनिया को मैं दिखाई देता हूं। मुझे रचना जी दिख रही हैं बिकॉज माई ब्रेन अंडरस्टैंड्स द रिजेम्बलेंस टू हर फेस। दिस इज द सेकंड हाउस। योर आइडेंटिफिकेशन इन दिस वर्ल्ड इज द सेकंड हाउस। कैसे? एक तो आपका फेस हो गया, दूसरा आप किस फैमिली बैकग्राउंड से आते हो, दैट इज योर रिकग्निशन। तीसरा, आपके पास कितनी वेल्थ है, योर रिकग्निशन। यार ये तो अंबानी है, दूर से नमस्कार करो। कौन, किसको नमस्कार कर रहे हो आप? अंबानी को, उसकी वेल्थ को, उसके पीछे जो विष्णु है ना, उसको नमस्कार कर रहे हो। दैट इज द सेकंड हाउस। विष्णु की पत्नी, अब देखो आप कितनी कमाल की चीज है। आप सिर्फ लक्ष्मी के पीछे भागते हो तो आपको लक्ष्मी मिलती है, पर लक्ष्मी के वाहन कौन है? उल्लू। उल्लू क्या करता है? जब आपके पास बहुत पैसा आ जाता है, आपके दिमाग को खराब कर देता है। You start going to prostitution, you start going to gambling, you start doing this lottery, you start doing n number of activities, दारू शराब ये सब। लेकिन जब आपके पास विष्णु आते हैं तो सबसे पहले आपके पास ज्ञान आता है, और आपके विष्णु के साथ साथ में आपके पास लक्ष्मी आती है। तो वो लक्ष्मी जो आएगी ना, वो अंबानी वाली लक्ष्मी होगी, वो अदानी वाली लक्ष्मी होगी, वो टाटा वाली लक्ष्मी होगी, जिसमें जो बुद्ध बात नहीं करोगे आप। तो इसीलिए सेकंड भाव, आपको कुछ नहीं सोचना, आपकी सस्टेनेंस के लिए जो चीजें इंपॉर्टेंस है, यू नीड योर फैमिली फॉर सस्टेनेंस, यू नीड वेल्थ फॉर योर सस्टेनेंस, यू नीड फूड फॉर योर सस्टेनेंस, दैट इज ऑल सेकंड भाव, हरि भाव।
ऊ, अ में आप क्रिएट होते हो, ऊ में आप सस्टेनेंस की तरफ जाते हो। अब हम आते हैं मां, मां मृत्यु, थर्ड हाउस, रुद्र भाव, ऑल द क्राइम इज हैपनिंग इन द थर्ड हाउस। व्हाट इज थर्ड हाउस? सबसे पहले शुरू करते हैं आपके सिबलिंग से। क्या होता है बचपन में, जिस जिसके छोटे भाई बहन, आप एक चीज अपने दिल पे हाथ रख के बता दो, कितनी लड़ाई हुई है आपके भाई बहनों से? कोई भी ऐसा मनुष्य इस जीवन में नहीं होगा जो अपने छोटे भाई बहनों से न लड़ा हो। चाहे मैं कह रहा हूँ 7 साल का डिफरेंस हो, 8 साल का डिफरेंस हो, या 2 साल का डिफरेंस हो, पहली लड़ाई जो हमारी घर में शुरू होती है ना, वो अपने छोटे भाई या बहन से शुरू होती है। इसने मेरा खिलौना ले लिया, इसने मेरी पेंसिल ले ली, इसने मेरी कॉपी ले ली, इसने मेरी किताब ले ली। जिस जिसकी भी एक संतान होती है ना, वो इस एक सुख से वंचित रहता है, बिकॉज he hasn't seen this happiness of fighting with his own siblings. एक बच्चा जो होता है ना, वो उसको ये सुख नहीं प्राप्त होता कि वो अपने छोटे भाई बहन से लड़ सके। थर्ड हाउस शुरू ही होता है लड़ाई से। वो कहने को आपका भाई है, बट आप उससे लड़ते रहते हो, लड़ते रहते हो। सबसे ज्यादा मेरे घर में 2 बेटियां, सारा दिन मम्मी मेरे को दीदी ने मारा, दीदी मेरे को इसने मारा, दोनों भाई। दिस इज थर्ड हाउस। इट मेक्स यू क्राई। व्हाट इज पुरुषार्थ? व्हाट इज एफर्ट? ऐसा कोई एफर्ट है दुनिया में जो आपको रुलाता नहीं? थर्ड हाउस अट्रैक्शन। You see a beautiful lady, you get attracted. What do you want to do? Maithuna bhav. Third house is your intercourse ka house. Once you get attracted, then you want to marry her, and then you want to have physical intercourse. And then what? You produce a baby. What are you doing? You are making new karma, and this new karma will make you cry, cry and cry. इसीलिए थर्ड हाउस को कौन गवर्न करता है? रुद्र। रुद्र का मतलब मैं जहां रहूंगा वहां आपको आंसू तो आएंगे ही आएंगे। एंड फाइनली व्हेन यू डाई, आपके पीछे लोग रोते हैं, मेरे पिताजी चले गए, मेरी माताजी चली गई। थर्ड हाउस इज फाइट क्राई एंड फाइनली डेथ। पूरी लाइफ ये आपको हाउस घुमाता रहता है। मेरे को प्रमोशन चाहिए, एफर्ट मारो। मेरे को 90% मार्क्स चाहिए, एफर्ट मारो। मेरे को ज्योतिष सीखना है, एफर्ट मारो। मैं सो नहीं पा रहा हूं क्योंकि मुझे ज्योतिष सीखना है। रो रहा हूं बाद में, यार 2 दिन से सो नहीं पा रहा हूं, मैं रो भी रहा हूं। बट थर्ड हाउस इज अट्रैक्शन। आपकी जिंदगी में जितनी हॉबीज आप पालते हो ना, घुड़सवारी की हॉबी हो गई, कबूतरबाजी की हॉबी हो गई, दैट इज ऑल थर्ड हाउस। थर्ड हाउस गिव्स यू ऑल sorts of hobby. It gives you attraction, and then you get attracted, and then third house is what? Your communication. कम्युनिकेशन कितना प्रॉब्लम में डालती है आपको। आप कहना कुछ चाहते हो, मुंह से कुछ निकल जाता है, हो गया खेल। चेक दी थर्ड हाउस, मेलिफिक है या बेनिफिक है। आप उस आदमी की कम्युनिकेशन बहुत आसानी से समझ भी सकते हो कि ये कड़वा बोलता होगा या ये सौम्य बोलता होगा। सो थर्ड हाउस में रुद्र के जाते ही, रुद्र ने ऐसा, इसीलिए त्रिशडाय मोस्ट डेंजरस थिंग। हर क्लास में मैं त्रिशडाय की बात करूंगा, आपके दिमाग में मैं बॉर्नविटा की तरह भर दूंगा त्रिशडाय। आज ही कुंडली आई है मेरी की, जुपिटर की दशा चल रही है। जुपिटर इज लॉर्ड ऑफ थर्ड हाउस। तुला राशि की कुंडली में जुपिटर इज लॉर्ड ऑफ थर्ड एंड सिक्स्थ। किसकी दशा चल रही है? त्रिशडाय की। आदमी परेशान है, नौकरी चली गई। पहली चीज देखते ही मैंने थर्ड और सिक्स्थ, मैं आपको बता रहा हूं, त्रिशडाय को मत भूलो। 3, 6, 11 सब कुछ यही छुपा हुआ है, सारा खेल यही है। अभी हमने समझ लिया ना क्यों रुद्र को थर्ड हाउस दिया। क्यों रुला रहे हो थर्ड हाउस में भाई? क्या हो गया? क्या गलती कर दी? बिकॉज थर्ड हाउस मेक्स यू क्रिएट मोर कर्मा। अच्छी वाली जॉब चल रही है, आपने कहा यार स्टार्टअप करते हैं, करोड़पति बनना है, लो करो स्टार्टअप। स्टार्टअप फेल हो गया, क्या कर रहे हो? रोड पे बैठ के रो रहे हो। चलिए जी, फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस कौन है? नाद। क्या है नाद? नाद इज शक्ति। नाद इज द फीमेल पावर। फोर्थ हाउस किसका होता है? माता का। माता का है ना। और उसके बाद क्या बोला है ऋषि पराशर ने? जैसे ही माता फोर्थ हाउस में आती है, आपको क्या क्या मिलने लग जाता है? कंफर्ट, लग्जरी, सुख, नींद,
एवरीथिंग इज फोर्थ हाउस, क्योंकि वहां पे स्वयं कौन बैठा है? आपकी मां बैठी है। एक शब्द में मां को क्या बोल दिया? सुख। हाउस ऑफ सुख, सुख भाव, मातृभाव। कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। मैं अगर खाली मां बोल दूं ना, तो आप में से हर कोई 2-2 घंटे बोल सकता है फोर्थ हाउस की। आपका घर, घर की मालकिन, घर का मालिक बाप नहीं होता, घर की मालकिन माँ होती है। जिस घर में माँ नहीं होती, जिन घरों में आप देख लेना जिसमें माँ का देहांत बचपन में हो जाता है, वो घर बर्बाद हो जाते हैं, उसमें संस्कार नहीं आता। दे में अर्न अ लॉट ऑफ मनी, बट माँ इज द संस्कार, माँ इज द रूट। जिन घरों में पिता की मृत्यु हो जाती है, माँ सरवाइव कर जाती है, आप देखना उस बच्चे का पालन पोषण कितने ढंग से होता है। और जहां माँ मर जाती है और बाप पालता है, उस बच्चे का पालन पोषण डिफरेंट टाइप ऑफ होता है। माँ इज संस्कार, माँ इज द डीएनए, माँ इज द बेस, द रूट। इसीलिए फोर्थ को हमने सिंपल बोल दिया कि भैया कंफर्ट। अब जितने तरह का कंफर्ट तुम्हारे दिमाग में आता है, घोड़ा, गाड़ी, नौकर, चाकर, बंगला, कुछ भी समझ में आता है, सब उठा के फोर्थ हाउस में डाल दो, क्योंकि वहां कौन बैठा है? माँ। और हमने सुना है ना, माँ के पैरों के नीचे क्या होता है? जन्नत। जन्नत होती है। और बाप के पैरों के नीचे जूता होता है। क्या? बाप के पैरों के नीचे भी जन्नत ही होती है। तो फोर्थ हाउस इज शक्ति, जहां पे फीमेल पावर आके बैठ गई, आपकी माँ आके बैठ गई। फिफ्थ हाउस पे आते हैं। फिफ्थ हाउस इज व्हाट? शिवा। मैं उपनिषद भूल रहा हूं, उसका एक सिंपल सा श्लोक है, शिवा इज नथिंग बट नॉलेज। शिवा इज जस्ट ज्ञान। एग्जैक्ट श्लोक नहीं याद है, बट शिवा को सिर्फ आप ज्ञान से समझ सकते हो। शिवा, मैंने बोला ना, तमस की वो लेवल है शिवा, जब सारा ज्ञान खत्म हो गया, उसके बाद के तमस है शिव जी। कोई संसार से इतना विरक्त कैसे हो सकता है? वो तभी हो सकता है जब उसको संसार के बारे में त्रिकालज्ञ कहा गया। उनको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब मालूम है उनको। एवरीथिंग ही नोज, ऑल द ज्ञान इन दिस वर्ल्ड, चाहे वो म्यूजिक का हो, डांस का हो, लैंग्वेज का हो, एनीथिंग यू टॉक अबाउट, शिवा नोज एवरीथिंग। फिफ्थ हाउस इज हाउस ऑफ शिवा। इट्स द मंत्र भाव, इट्स योर चित्त। आपका इंटरनल क्या है? आपका सूक्ष्म है, चित्त भाव है वो आपका। आप अपने अंदर में क्या है? दैट इज फिफ्थ हाउस। वहां पे लॉर्ड शिवा बैठे हैं। और इसीलिए बोला जाता है कि शिव, फिफ्थ हाउस से आपका इष्ट पता लगता है, आपको किसकी पूजा करनी चाहिए, बिकॉज दैट इष्ट गोज इन योर सूक्ष्म, इट गोज टू योर सोल। अगर कोई पूछे ना आत्मा कहाँ वास करती है, जहां शिव है, फिफ्थ हाउस, सिंपल, खत्म। पूर्व पुण्य, all the past life karma are manifesting in the fifth house, because the power of manifestation is with Lord Shiva. Fifth house is all your knowledge, जितनी आप दुनिया में, इसीलिए जो टेक्निकल नॉलेज की हम बात करते हैं, ये बीटेक चला गया, होटल मैनेजमेंट चला गया, ये लॉ की पढ़ाई, एवरीथिंग इज फिफ्थ हाउस। ऑल योर, मतलब 12th के बाद की जो आप पढ़ाई शुरू करते हो, जब आपका माइंड एक तरफ को जाता है, दैट इज ऑल फिफ्थ हाउस। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फिफ्थ हाउस इज योर मंत्र भाव। जब आप पंचाक्षरी मंत्र करते हो, आपने कुंडली बनाई है ना सबने? या ठीक है। फिफ्थ हाउस में आप अपना पेन रखो और मुझे बताओ ये कहां से पांचवा है? रिवर्स में गिनो, 5। लगन। लग्न से पांचवा है। मतलब अगर मैं पंचाक्षरी मंत्र कर रहा हूं, तो इसका असर कहां हो रहा है? लग्न पे हो रहा है। एक सिंपल रूल आप याद रखना, आप जितने भी अक्षर का मंत्र कर रहे हो, उससे जो फिफ्थ हाउस है वहां पे असर होता है। अगर मैं फिफ्थ हाउस में मंत्र पढ़ रहा हूं, तो इट इज द मंत्रा ऑफ लग्ना, नॉट द फिफ्थ हाउस, बिकॉज किसी भी हाउस से फिफ्थ उसका मंत्र भाव होता है। हमने समझा ना, सूर्य एग्जॉल्ट कहां हुआ? लग्न में हुआ। उसका घर कहां पे है? ऑफिस। तो सूर्य का मंत्र भाव क्या है? खुद से 5वां। तो लग्न का आपका मंत्र भाव क्या है? फिफ्थ। तो आपको अगर अपने आप के अंदर डेवलपमेंट लाना है, तो क्या मंत्र हुआ? पंचाक्षरी मंत्र, विच इज नमः शिवाय। तो अगर आप सिर्फ नमः शिवाय करते हो, तो आपका लग्न इंप्रूव होना
चला जाएगा, आपकी धी शक्ति। अब रेमेडी की बात करता हूं आपको कोई डिप्रेशन का केस नजर आता है, आप इस मंत्र को थोड़ा सा चेंज कर दो। मंत्र क्या है? ओम नमः शिवाय। आपको अगर मेंटल प्रॉब्लम का केस आता है ना, आप इस मंत्र को ओम शिवाय नमः कर दो, खत्म। ये मंत्र 100% काम करता है फॉर डिप्रेशन एंड मेंटल प्रॉब्लम्स। ओम नमः शिवाय की जगह ओम शिवाय नमः कर दो। एनी काइंड ऑफ डिप्रेशन, this mantra will ensure depression is gone. सर इसमें से क्या फर्क आएगा? क्या चीज? जैसे वर्ड को ही सिर्फ घुमाने से क्या फर्क आएगा? हाँ, इसका जो फर्क आएगा वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्लास। आप इस क्वेश्चन को अपने आत्मा में पकड़ के रखो, ठीक है? और ये लाइन मैंने रेड में क्या लिखी है? 5th हाउस इज द सॉन्ग ऑफ द सोल। आपको मंत्र गा के करना चाहिए। ओम नमः शिवाय ये कोई मंत्र नहीं है। हर मंत्र में अगर आप एक सुर डाल देते हो, जो भी आपको समझ में आता है, ओम नमः शिवाय, आप सदगुरु को सुनते होंगे, उनके मुंह से जब नमः शिवाय निकलता है ना, मतलब ट्रांस हो जाता है बिल्कुल। आप सुनिए सदगुरु को, जब वो उच्चारण करते हैं ना ओम नमः शिवाय का, मेरे थरथराहट हो जाती है, बिकॉज वो इतने डेप्थ से आता है ना, इतना पावरफुल बना देते हैं इस मंत्र को। इसीलिए आपको जब भी मंत्र करना है, गा के करना है, बिकॉज सॉन्ग है आपकी सोल का। आपकी सोल को गाना पसंद है, इसीलिए हम गायत्री बोलते हैं, गायन से निकली हुई गायत्री। इसीलिए भगवत गीता बोलते हैं। गीता मतलब जिसको गाया जाए। हमारे ऋषि मुनियों ने जो भी किताबें लिखी ना, सब एक ऐसे छंद में लिखी जिसको आप गा सकते हो। इसीलिए मंत्र जब भी करो, गा के करो, जो भी सुर आपको समझ में आए। आप फिल्मी गाना लगा दो, आप कोई भी गाना लगा दो, whenever you are doing mantra, you should do it by singing. There should be a tune in the mantra. इसलिए विष्णु जी 2nd हाउस में क्या स्पीच हमारी, विष्णु जी को सबसे अच्छा क्या लगता है? गाना। आप MS सुब्बलक्ष्मी का विष्णु सहस्त्र नाम सुनो, क्या उन्होंने गा दिया है। तो विष्णु जी को कीर्तन पसंद है। कृष्ण जी विष्णु के अवतार हैं, उनको भी कीर्तन पसंद है, बिकॉज 2nd हाउस में हमारी स्पीच है। तो स्पीच का क्या मतलब है अगर आप गा नहीं सकते? क्यों विष्णु जी को ये गाना पसंद है? बिकॉज वो बैठे हैं ना 2nd हाउस में, वो कहते हैं अरे इस जो मैंने स्वर दिया है इसका अच्छा इस्तेमाल करो। 2 इस्तेमाल होते हैं इसके, या तो आप गा लो या गाली दे लो। गाली गाना कितना फर्क है? गाली गाना, विष्णु जी ने दोनों ऑप्शन दिए आपको, लेकिन विष्णु जी को पसंद वो आता है जो गाता है। कोई प्रॉब्लम यहां तक क्लियर है? बाउंसर तो नहीं गया ना किसी को? सिंपल सिंपल। वेरी गुड सुभाष जी, थैंक यू। रचना जी, हाँ सर। कोई ऐसी चीज जो बाउंसर गई हो, नहीं समझ में आई हो? नहीं सर। सर बढ़िया, मजा आया ना ओम पढ़ के? मजा आ रहा है कि हमारे ऋषि मुनियों ने क्या शानदार काम किया हमारे लिए। सर बहुत शानदार बताया आपने ओम को ना, बहुत बहुत excellent। धन्यवाद रचना जी। सर 4th हाउस पे और कुछ बोलेंगे? 4th हाउस पे आते हैं ना, अभी चंद्रमा पढ़ेंगे, उसमें 4th हाउस धनाधन लेंगे। नहीं, मैं स्पिरिचुअलिटी के लिए बोल रहा हूँ। 4 अरे 4th हाउस के बिना ना, अगर आपका 4th हाउस शुद्ध नहीं है, मतलब जहां पे माँ है ना, वहां पे अगर आपने अशुद्धता डाल दी, सपोज आप घर के अंदर पूजा पाठ छोड़ के सारे कुकर्म कर रहे हो, मतलब जिस तरह के भी कुकर्म आप इमेजिन कर सकते हो, क्या वो घर रहेगा? क्या हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, ये गंदे काम करने हैं तो घर से बाहर जाके करो, क्योंकि घर एक मंदिर है। हमारे हमारी बॉलीवुड फिल्मों ने बहुत कुछ सिखाया है हमको, तभी तो उन्होंने नाम रखा ना, घर एक मंदिर है। 4th हाउस अगर स्पेशली स्त्री के चार्ट में 4th हाउस में अगर मेलेफिक बैठे हुए हैं, तो मतलब पराशर ऋषि कैसे कहते हैं कि ऐसे स्त्री का चरित्र डाउटफुल होता है। 4th हाउस इज आपका मन। तो मन अगर यहाँ पे बेनिफिक बैठे तो अब आप ये सोचो कि अगर 4th हाउस आपका इम्प्योर हो गया, तो आप स्पिरिचुअली क्या करोगे? आपने कई लोग देखे होंगे कि मैं दिन रात मेडिटेशन कर रहा हूँ, मंत्र कर रहा हूँ, फिर भी मेरा मन नहीं लगता।
क्यों नहीं लगता? क्योंकि 4th हाउस में पक्का मेलेफिक बैठा होगा। वो मंत्र जपते हुए भी ऐश्वर्या राय के बारे में सोच रहा है, क्योंकि बैठा राहु है वहां पे। तो 4th हाउस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पिरिचुअलिज्म। अगर 4th हाउस आपका अशुद्ध है, आप कभी स्पिरिचुअलिज्म में आगे नहीं बढ़ सकते। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ वी कम टू द सिग्निफिकेशन ऑफ सूर्य। पिछली बार की तरह मैं फिर से बता रहा हूं, ये जो मैं अब पढ़ाने जा रहा हूं, ये आपके आत्मा तक छप जाना चाहिए। जब आप सूर्य किसी के चार्ट में देखो तो आपको ये सारी चीजें याद आनी चाहिए। ट्रू स्पिरिचुअलिटी कम्स फ्रॉम द सन। If your sun is aspecting the lagna or it is in the lagna, it is aspecting the 5th house, 9th house, जो हमारा धर्म त्रिकोण है 1 5 9। अगर सूर्य का संबंध इन हाउसेस में है, it gives you beautiful spiritualism. Sun connected with 5th house, आप मान लो कि आप एस्ट्रोलॉजर बन गए। सूर्य आपको वो ज्ञान देगा ही देगा। अब आप देखिए, आपने सुना है गुरु पूर्णिमा हम मनाते हैं। पूर्णिमा कब होती है? जो लोग नहीं जानते मैं बता देता हूँ। ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, जब दोनों बिल्कुल आमने सामने आ जाते हैं, सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पे पड़ती है, चंद्रमा पूर्णिमा बन जाते हैं, चंद्रमा स्टार्ट ग्लोइंग। गुरु पूर्णिमा वो दिन होता है जहां पे चंद्रमा लग्न में होता है, सूर्य सप्तम में होते हैं, सूर्य अपनी पूरी लाइट चंद्रमा को दे रहे होते हैं। दैट इज पूर्णिमा। तो जब सूर्य किसी भी चार्ट में आप देखना, सन अगर डायरेक्टली ऑपोजिट ऑफ मून है, 7th है, वो आदमी ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल आदमी होगा, वो शानदार। वो उसकी स्पिरिचुअलिज्म जगी हो नहीं जगी हो, दैट्स अ सेपरेट इशू। उसको गुरु मिला हो नहीं मिला हो, लेकिन ही हैज द पोटेंशियल टू बिकम अ संत, बिकॉज द सन इज डायरेक्टली, क्या है मून? मून इज आवर मन, सन इज द नॉलेज। नॉलेज लाइट कहां डाल रही है? अपने मन के ऊपर। उसका मन दूषित हो ही नहीं सकता। इसीलिए फाइंड सच चार्ट जहां पे सन और मून बिल्कुल आमने सामने बैठे, एंड लुक एट द स्पिरिचुअलिटी ऑफ दैट पर्सन। इट विल बी ऑफ अनदर लेवल। वो बात ही अलग करेगा, क्योंकि हु इज कंट्रोलिंग द मन? सूर्य बिल्कुल सामने बैठ गया है। तू हटा, कहां हटाएगा मन? मैं तेरे साथ हूं। सूर्य इज throwing so much spiritual light on the manas कि manas has no other option than to go for spiritualism. Next, knowledge of Gita and Vedanta. वेदांत एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में हजारों सालों से बोला जा रहा है। वेदांत शब्द अपने आप में परिपूर्ण है। विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस, इन्होंने, आप वेदांत को अकेले समझना शुरू कर दो, सूर्य आपको वेदांत की नॉलेज देगा। I will not go into what Vedanta is, but try to find things on your own. Sun is the source of all the knowledge. जितनी नॉलेज दुनिया में है सब सन की वजह से। Sun is the source of all the knowledge. Sun indicates your soul, father, guru and boss. ऑफिस में सूर्य आपके बॉस की तरह है, आपकी आत्मा है, पिता है, और कई जगह सन को गुरु भी माना जाता है। स्पेशली जब स्पिरिचुअल गुरु आपको मिलता है तो 9th हाउस का संबंध सूर्य के साथ होता है। अब सन चूंकि राजा है, राजा बिना पॉलिटिक्स के नहीं रह सकता, तो सन गिव्स यू नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये जितने राजनीति में लोग होते हैं या जितने पॉलिटिकल साइंस के बड़े बड़े दिग्गज हैं, आप देखना सन इन देयर चार्ट विल बी प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल। अब सन, मैंने क्या बताया था, इस पृथ्वी पे जितने पौधे हैं, जितने प्लांट हैं, जितने एनिमल है, सबको वाइटैलिटी देने का काम, सबको जीवन देने का काम कौन करता है? सूर्य करता है। इसीलिए सन इज लिंक्ड टू वाइटैलिटी सच एज मेडिसिन। जब आप बीमार पड़ते हो तो आपको वाइटैलिटी कौन देता है? बाहर से आपके मुंह में दवा डालनी पड़ती है, और ये दवा कहां से डलती है? अगेन आपका 2nd हाउस। अब तो कुछ नसों में भी डलती है, बट ज्यादातर दवा आप मुंह से खा लेते हो। तो सन इज ऑल्सो कारका ऑफ मेडिसिन, बिकॉज इट हील्स यू, इट गिव्स यू लाइफ। सन इज अ लीडर। जिसका सूर्य मजबूत है उसमें लीडरशिप क्वालिटी होगी, बिकॉज इतनी लाइट लेके वो बैठा हुआ है, राजा की तरह बिहेव करेगा। बिकॉज सन इज किंग, सो इट ऑल्सो डिनोट्स डिप्लोमेसी, आर्बिट्रेशन एंड लीडरशिप। ये तीनों चीजें।
तो डिप्लोमैट्स की कुंडली में भी आप देखोगे सूर्य का बहुत महत्व है। सन रूल्स गोल्ड, इसीलिए सन जो है वो गोल्ड ज्वेलरी या ज्वेलरी का भी कारक है। तो अगर आप किसी के चार्ट में प्रोफेशन पे बात कर रहे हो, तो अगर सन का अच्छा संबंध है तो यू कैन टेक हिम टुवर्ड्स ज्वेलरी आल्सो। सन हैज फायर, तपा है सर के अंदर, ठीक है ना। और आपने एक शब्द सुना होगा तपस्या, सुना है ना सबने शब्द तपस्या। तपस्या बना है तपस से, वन हु हैज गॉट फायर, जिसके अंदर वो आग है। इसीलिए गुड सन लीड्स यू टू गुड मेडिटेशन आल्सो। बहुत खराब सन होगा ना, आपके लिए मेडिटेशन करना एक बहुत बड़ी पीड़ा हो जाएगी, नहीं कर पाएंगे। सन गिव्स रिदम, क्यों रिदम है सन में, कौन बताएगा? व्हाई सन हैज गॉट रिदम? बिकॉज सन इज वेरी डिसिप्लिन, वो एक अपनी रिदम से चलते हैं। सन सन मैंने उस दिन हमारा वेबिनार था या क्लास था, आई डोंट नो, वेबिनार में था शायद। सन अगर नवमांशा के 159 में आ जाता है तो ऐसे व्यक्ति को म्यूजिक, डांस, ऐसी नॉलेज बहुत अच्छी होती है। बिकॉज सन गिव्स रिदम, तो आपका डांस में, म्यूजिक में इंटरेस्ट आता है। सन डिनोट्स केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। मून डिनोट्स स्टेट गवर्नमेंट। तो कई बार आपको प्रिडिक्शन ऐसी भी देनी पड़ती है कि मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब लगेगी या स्टेट गवर्नमेंट में, तो यू हैव टू सी द सन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मून फॉर स्टेट गवर्नमेंट। एंड लास्टली सन इन द फर्स्ट एंड द फिफ्थ गिव्स नॉलेज ऑफ वेदास एंड ज्योतिष। तो ये जो हमने सन के बारे में सिग्निफिकेटर बढ़े, ये आपके दिमाग में छप जाने चाहिए बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, ये नहीं भूलना है। एंड द बेस्ट वे टू डू दिस, रोज पढ़ो इसको। मैंने पिछली बार भी बोला था, एक नोटबुक बना लो जहां पे आप इसको रोज देख सको। खाते समय खोल लिया, अच्छा सन ये, सन वो, टाटा 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 टाटा। ठीक है जी। सन में किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए जी, बहुत बढ़िया। हाँ सुभाष जी। गोल्ड ज्वेलरी, हाँ हम जुपिटर को गोल्ड ज्वेलरी में पकड़ते हैं। बिल्कुल पकड़ते हैं, जुपिटर को भी पकड़ते हैं, सन को भी पकड़ते हैं। तो क्या डिफरेंशिएट रहेगा? मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है वो जुपिटर को ज्यादा पकड़ना चाहिए ज्वेलरी। अच्छा, हाँ वो पीताम्बर है, वो एकदम येलो है वो। सन क्या है, थोड़ा व्हाइटिश येलो है। राइट। तो सन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ज्वेलरी के लिए, बट जुपिटर इंपॉर्टेंट, क्योंकि जुपिटर इज कारका ऑफ योर धन ऑल्सो, वेल्थ ऑल्सो। या तो जुपिटर को ज्यादा पकड़ना चाहिए। बट चूंकि हमारे ऋषियों ने सन को भी गोल्ड से कंपेयर किया है, तो इसीलिए मैंने डाल दिया। गुड क्वेश्चन सुभाष जी। ओके, चंद्रमा भारी तो नहीं हो रहा ना? इंटरेस्टिंग चल रहा है ना अभी तक? हाँ सर। सारे फसाद की जड़ यही है। दुनिया में जितना फसाद चल रहा है ना, सब यही है। अब आप कुछ मत करो, आप चंद्रमा को खाली ऑब्जर्व करो। इतनी टेंशन दे रखी है ना इसने, क्यों दे रखी है? खुद अपना स्वरूप बदलते रहते हैं। कोई इनके अंदर मतलब परमानेंट शिप है ही नहीं। आज इस साइज में दिखाई देंगे, कल थोड़े छोटे हो जाएंगे, फिर और छोटे हो जाएंगे, फिर लुप्त हो जाएंगे, फिर अपना साइज बढ़ा देंगे। इसीलिए चंद्रमा को हमारे ऋषि मुनियों ने मन से जोड़ दिया। जैसे चंद्रमा चंचल, वैसे मन चंचल। आप अगर नक्षत्रों के बारे में पढ़ोगे तो 27 के 27 नक्षत्र, इनफैक्ट नक्षत्र एक्चुअली में 28 होते हैं। अभिजीत नक्षत्र 28वां नक्षत्र होता है। उसको 28 इसलिए नहीं माना जाता है कि सूर्य जो है ना, अगर आप सूर्य की नक्षत्रों से यात्रा देखोगे तो 27.3 दिन में, 0.3 दिन में सूर्य सारे नक्षत्रों से घूम के हो जाता है। मतलब इट एक्चुअली एंटर्स इनटू द 28th डे, बट बिकॉज अभिजीत नक्षत्र के पास खुद का एरिया नहीं है, इट गेट्स एरिया फ्रॉम स्वाति नक्षत्र एंड उत्तराषाढ़ नक्षत्र। 80% of the area of अभिजीत is with उत्तराषाढ़ and 20% is with स्वाति नक्षत्र। इसीलिए बिकॉज अभिजीत नक्षत्र के पास इंडिविजुअल कोई एरिया नहीं है, इसीलिए हम लोग फिजिकल 27 नक्षत्र मानते हैं, बट एक्चुअली में 28। क्योंकि मेरे को टाइम लगा तो मैं पढ़ाऊंगा आपको कि मतलब
सन का मतलब सारी फसाद यही है, सन मून की वजह से सब हो रहा है। हमारे महीने मान लो, हमारे दिन मान लो, हमारा मनस। अब जैसे मून अपने आप को बदलता रहता है, वैसे ही हमारा माइंड चेंज होता रहता है। आप सुबह उठते हो, नहाते हो, भगवान की पूजा करते हो, ब्रेकफास्ट टेबल तक आते आते आप चिल्लाना शुरू कर देते हो। क्या हो रहा है? अभी तक नाश्ता नहीं आया। अभी 5 मिनट पहले तक ये व्यक्ति राम 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कर रहा था। 5 मिनट बाद ये व्यक्ति अपनी बीवी पे चिल्ला रहा है, नाश्ता नहीं दिया। क्या हो गया इसको? ये चंद्रमा। फिर घर पे चिल्ला के जाएगा, ऑफिस में जाके बॉस को बड़े प्यार से बोलेगा, गुड मॉर्निंग सर। सारा चिल्लाना गायब ऑफिस में। फिर ऑफिस में दिन भर बढ़िया बाबू बना रहेगा, घर में आके फिर चिल्लाना शुरू कर देगा। अच्छा, हमारा मनस क्या करता है? हमारे 2 बच्चे हों अगर, ठीक है ना, एक बच्चा सीढ़ी से गिर जाए, आप क्या बोलते हो? अरे गिरने देना, ये तो ऐसा ही है, शरारती। पर दूसरा गिरे तो आप भाग के पकड़ते हो। 2 बच्चों में भी हमारा मन भेद कर देता है। बड़ा बेटा ज्यादातर पिटता रहता है, छोटा बेटा हम गले लगाते रहते हैं। होता है, ये बहुत होता है, आप सबके घरों में होता होगा। एक बच्चा आपको प्रिय होता है, एक बच्चा आपको कम प्रिय होता है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ चिल्ड्रन, बट आपकी सेंसिटिविटी एक बच्चे के प्रति कौन करा रहा है? ये सब ये बैठे हैं बाबा चंद्रमा, इन्हीं का सारा काम है। चलिए जी, हम इनको स्टडी करते हैं। चंद्रमा उच्च कहां पे होते हैं? एग्जॉल्टेशन होता है इनका टॉरस में। अब आप ध्यान रखना कि टॉरस कालपुरुष की कुंडली में कौन से हाउस में आती है? सेकंड हाउस में। कालपुरुष की कुंडली सबने बनाई है ना? तो चंद्रमा का जो उच्चता है वो सारी की सारी कहां आती है? सेकंड हाउस। सेकंड हाउस में। और चंद्रमा का मूल त्रिकोण राशि, चंद्रमा का वर्क प्लेस, चंद्रमा का ऑफिस कहां पे है? सेकंड हाउस में। फोर्थ हाउस। हमारी माँ सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछती है? बेटा खाना खाया? दुनिया में किसी की भी माँ, आप यूएसए में बैठे हो, आप अपनी माँ को इंडिया में फोन करते हो, सबसे पहला सवाल वो यही पूछेगी, बेटा खाना खाया? खाना ठीक से खा रहे हो? किसी की बूढ़ी माँ हो, किसी की जवान माँ हो, बट फर्स्ट थिंग अ मदर विल आस्क इज बेटा खाना खाया? व्हाई? बिकॉज चंद्रमा इज माँ and Chandrama is Uch and Chandrama ka office both is in the second house and second house is food. इसीलिए दुनिया में सारी माओं को कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ एक टेंशन है, बेटा खाना खा ले। मेरा बेटा खाना नहीं खाता, मेरा बेटा खाना नहीं खाता। मेरा 100 किलो से ऊपर वजन है, मेरी माँ को मैं अभी भी पतला लगता हूँ, तो बेटा तुमने कुछ खाया ही नहीं। तो मेरी माँ कहती है, अरे तू क्या 2 ही रोटी खा रहा? अरे भैया, ये माँ चंद्रमा ने ऐसा भर दिया। अब देखो आप सेकंड हाउस का कमाल देखो आप, बिकॉज चंद्रमा उच्च हो रहा है, उसको प्योरिटी मिल रही है, उसको स्ट्रेंथ मिल रही है, और उसका मूल त्रिकोण भी टॉरस है, तो वो कहां बैठा हुआ है? चंद्रमा ने पूरे सेकंड हाउस को घेर लिया। इसीलिए चंद्रमा जिसका मजबूत होता है, ही इज अ वेरी वेरी वेल्दी पर्सन। इसीलिए गज केसरी योग जो बहुत पैसा देता है, इट इज जुपिटर एंड चंद्रमा। तो चंद्रमा का कंट्रोल पूरा का पूरा सेकंड हाउस। आप 50 के 50 चार्ट खोल दो बिलियनर्स के, चंद्रमा अमेजिंग मिलेगा आपको उनकी कुंडलियों। विदाउट चंद्रमा आपको पैसा नहीं मिलेगा, बिकॉज चंद्रमा का ऑफिस कहां पे है? सेकंड हाउस में। चंद्रमा उच्च का कहां पे हो रहा है? सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस इज आवर वेल्थ। तो अब आप देखो, अब चंद्रमा का घर कहां पे है? चंद्रमा रहता कहां पे? चंद्रमा रहता है 4th हाउस में, मतलब कैंसर में, कर्क राशि में। और कर्क राशि कालपुरुष में कहां आती है? 4th हाउस में। तो चंद्रमा ने क्या कर लिया है? सेकंड हाउस और 4th हाउस को पकड़ लिया चंद्रमा ने। अब आप अपनी माँ को इमेजिन करो, अपनी माता जी को। आपकी माता जी के पास सिर्फ 2 काम होते हैं, आपको खिलाना और आपको सुख देना। सेकंड हाउस इज खिलाना, 4th हाउस इज सुख देना। आप सब लोग, मैं एक लाइन बोलूंगा, आप सब लोग बोलोगे हाँ ये बात बिल्कुल 100% सत्य है। वो लाइन ये है कि आप 5 करोड़ का गद्दा खरीद लो, जो मैट्रेस होता है बिस्तर पे बिछाने वाला, लेकिन
उस गद्दे पे आपको वो नींद नहीं आएगी जो आपको अपनी माँ की गोद में नींद आएगी। There is nothing more comfortable than lap of your mother. आपकी माँ की गोद से ज्यादा सुकून किसी चीज में नहीं मिलता। सुभाष जी, मैं छोटा था ना, मेरे को नींद नहीं आती थी, मैं अपनी माँ की साड़ी ओढ़ के सो जाता था, मुझे इतनी प्यारी नींद आती थी, बिकॉज दैट साड़ी इज माई मदर्स साड़ी। तो आपके जीवन में सारा खेल सेकंड हाउस और फोर्थ हाउस, इसीलिए पागल हो आप, परेशान हो। मेरे को सुख आ जाए, मेरे को पैसा आ जाए, मेरे को सुख आ जाए, मेरे को पैसा आ जाए, मेरा परिवार, मेरा घर। अच्छा, दुख क्या है? कोई ऐसा व्यक्ति आप सोचो जो घर जाता है और अकेला खाना खा रहा है। खाने का सुख कब मिलता है? जब सामने बेटा बैठा हो, उसकी वाइफ बैठी हो, आपकी वाइफ बैठा हो, छोटा बेटा बैठा हो, 2-4 मतलब 10 लोग जब मिलके खाना खाते हैं। खाने का सुख कभी अकेले नहीं आता। जानवर भी शिकार करता है ना, शेर शिकार करके एक लाता है, बट वो भी 2-4 लोगों को अपने साथ मिला लेता है, चलो मेरे साथ मिलके खाना खाओ। खाना इज वन थिंग विच हैज टू बी डन इन कम्युनिटी। इसीलिए द मोस्ट ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट ऑफ सिखिज्म इज लंगर। आप सिखिज्म में देखेंगे, वो कुछ करें या ना करें, दे विल ऑलवेज फोकस ऑन लंगर, बिकॉज उनको ये चीज समझ में आ गई कि खाना अकेले नहीं हो सकता। कौन 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 खाना अकेले खा सकता है? आप बताओ। नहीं अच्छा लगता अकेले खाना खाना। आप नमक रोटी भी खा लोगे अगर 4 लोग साथ में बैठे। तो सारी कहानी चंद्रमा के ऊपर है। सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस। अब देखो आप चार्ट, अब देखो आप चंद्रमा। अब सेकंड हाउस में क्या है? द डे मदर गिव्स बर्थ टू द चाइल्ड, व्हाट स्टार्ट हैपनिंग? उनके स्तनों में दूध आने लगता है। चंद्रमा इज वाटर एलिमेंट, दूध इज वाटर एंड मिल्क। क्या है? थोड़े कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं और पानी है, और चंद्रमा पिला रही है माँ पहले दिन से बच्चे को पानी। और किसने दिया? नेचर ने दिया कि इसको सॉलिड मत दो, इसको पहले दूध पिलाओ। टॉरस क्या है? कभी सोचा आपने क्यों टॉरस को बैल बना दिया, 4 पैरों वाला बना दिया? क्यों केकड़ा नहीं बनाया, शेर नहीं बनाया? बिकॉज दुनिया में जितनी दूध देने वाली चीजें हैं सब टॉरस है, मतलब गाय है। दैट इज ऑल। दैट्स व्हाई लॉर्ड कृष्णा चंद्रवंशी लव्स काउज। आ गया सेकंड हाउस। माँ ने लिया छाती में, आपको दूध पिलाना शुरू कर दिया, हो गया सेकंड हाउस। अब आप कनेक्ट कर दो, पूरा का पूरा इस संसार में जो डेयरी का काम चल रहा है, ले गया चंद्रमा अपने साथ। एक बाप बच्चा पैदा होने के बाद दूध के लिए भागता है, दूध मिल जाए, माँ दूध के लिए भागती है, बिकॉज द फर्स्ट सस्टेनेंस स्टार्ट्स विद द मिल्क। इसीलिए चंद्रमा सेकंड हाउस में उच्च चुका हो रहा है, बिकॉज चंद्रमा लाइक्स फीडिंग। माँ का सबसे माँ खुद भूखी रह जाती है, बच्चा रोता है, सबसे पहले बच्चे को दूध पिलाती है। और ये दूध क्या है? वाटर एलिमेंट। चंद्रमा का एलिमेंट क्या है? मजाक थोड़ी ना चल रहा हमारा ज्योतिष। चंद्रमा को दे देते फायर एलिमेंट। कैसे दे देते फायर एलिमेंट? फिर उसे उच्च कहां करते? तो अगर सेकंड में उच्च किया है तो उसको वाटर एलिमेंट देना ही पड़ेगा। आवर एस्ट्रोलॉजी इज ब्यूटीफुल। आप जितना पढ़ो आपका दिमाग डन 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 होता चला जाएगा। अब कामधेनु गाय, गाय हमारी माता है, देखो कैसे कनेक्ट किया है। सेकंड हाउस टॉरस, मदर फीडिंग, बन गई माता। लो अब कामधेनु जो गाय है जो सब कुछ दे देती है, क्या है? सेकंड हाउस। सारा वेल्थ। अब क्यों सेकंड हाउस में वेल्थ है? बिकॉज आ गया टॉरस। टॉरस इज कामधेनु। डोंट गो विद द मेल फीमेल वर्जन ऑफ टॉरस, थिंक इट इज काउ। कृष्ण भगवान ने पूरा जीवन बिता दिया काउ के साथ। अब अगर आपको डिप्रेशन होता है, बिकॉज चंद्रमा गिव्स यू डिप्रेशन, स्टार्ट फीडिंग द काउ। ब्यूटीफुल रेमेडी बता रहा हूं मैं आपको। आप अपने आप को गौशाला से कनेक्ट कर दो। कितना भी डिप्रेस्ड आदमी, उसको बोलो 6 घंटे गौशाला में बिताएगा, गाय का गोबर साफ करेगा, गाय को नहलाएगा, गाय को चारा खिलाएगा, बड़े से बड़ा डिप्रेशन दूर हो जाएगा। दैट इज हाउ यू क्रिएट द रेमेडीज। और ये पावर दे कौन रहा है? स्वयं विष्णु। सेकंड हाउस इज व्हाट? हरि भाव।
चंद्रमा को एक्सॉल्टेशन दे कौन रहा है? स्वयं विष्णु। चंद्रमा को बिठा कहां दिया? शिव के जटा पे। इतनी पावर चंद्रमा को दे कौन रहा है? स्वयं हरि दे रहे हैं। तू मेरे हाउस में आके एग्जॉल्ट होगा। किसी प्लैनेट को ये पावर नहीं मिली, हमारी माँ को मिली है। माँ कौन है? चंद्रमा है। स्वयं हरि बोलते हैं, विष्णु बोलते हैं, तू मेरे घर में आके एग्जॉल्ट होगा। हमने पढ़ा ना, ब्रह्मा ऊ विष्णु। विष्णु ने क्या बोला? चंद्रमा माँ तू मेरे यहाँ के एग्जॉल्ट हो जा। माँ को बच्चा मिल जाए, माँ एग्जॉल्टेड। आस्क अ लेडी हु डजंट हैव अ चाइल्ड, इज शी एग्जॉल्टेड? नो, शी इज नॉट एग्जॉल्टेड। उसके अंदर वो खुशी है ही नहीं। तो औरत को माँ बनाने के लिए बच्चा चाहिए, और वो सेकंड हाउस में एग्जॉल्टेड। विष्णु ने खुद बोला तुम एग्जॉल्टेड हो। तो कितना भी डिप्रेशन हो, यू कनेक्ट दैट पर्सन विद काउज, सी द चेंज। लिखो रेमेडीज, वो गोलियां बनाओ, पानी में बहाओ, बहुत बड़ी बड़ी रेमेडीज सुन ली मैंने, सिंपल रेमेडीज। तभी तो ऐसे पढ़ा रहा हूं कि आपको समझ में आए कि क्या रेमेडी बनानी। 5 महीने जाते जाते तक आप अपनी रेमेडीज बनाने लग जाओगे बेस्ड ऑन दीज लॉजिक्स। आपकी इस रेमेडी को कोई भी काट दे, मैं मान जाऊंगा। स्वयं विष्णु कह रहे हैं कि तुम गाय से कनेक्ट हो जाओ भाई। और जो गाय की सेवा करता, आपने कोई गरीब नहीं देखा होगा जो गाय की सेवा करता हो। आप ये कह सकते हो किसान के पास मर्सिडीज नहीं होती, लेकिन किसान बहुत अमीर होता है, उसके अंदर इतनी खुशी होती है। वो गाय की सेवा करने वाला कभी गरीब नहीं होगा, क्योंकि कौन बैठा है वहां पे? स्वयं विष्णु बैठे। क्यों हमारे ऋषियों ने क्यों बोला गाय की सेवा करो? क्योंकि चंद्रमा उच्च हो रहा है सेकंड हाउस में। समझ में आ गया हमारे ज्योतिषियों को। बनाओ गाय को। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सुभाष जी, मजा आया कि नहीं मजा आया? मैं तो खुद ही बड़ा आनंद में हूं। अब चंद्रमा के काम देख लो। चंद्रमा इज हैप्पी व्हेन एवरीबॉडी इज ईटिंग फूड। सेकंड हाउस, चंद्रमा को मजा आ रहा है। मून गेट्स लॉट ऑफ हैप्पीनेस थ्रू फूड। अब जितनी फूड इंडस्ट्री है, होटल मैनेजमेंट, होटल्स, रेस्टोरेंट, ऑल किसके पास चले गए? चंद्रमा के पास चले गए। बिकॉज चंद्रमा लाइक्स टू फीड। अब क्या है, मां क्या करती है? केयर करती है। तो दुनिया की जितनी नर्सेज हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, जितना केयरिंग इंडस्ट्री, सब चला गया चंद्रमा के पास। करो केयर। अब हमारी 3 चीजें होती हैं, एक होता है माइंड, एक होता है सोल, और एक होती है बॉडी। सोल हमारे बन गए सूर्य, माइंड हो गए चंद्रमा। बॉडी का क्या? बॉडी की नरिशमेंट कहां से आ रही है? सेकंड हाउस से आ रही है। सो दिस मून इज गिविंग नरिशमेंट टू द बॉडी आल्सो। तो मून इज रिस्पॉन्सिबल। अब क्यों हम बोलते हैं बालारिष्ट योग क्या होता है? जिस बच्चे के चार्ट में चंद्रमा खराब हो जाता है, उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, बिकॉज इट इज नॉट गेटिंग द नरिशमेंट। चेक दी चंद्रमा। चंद्रमा अष्टम में गया मतलब बच्चा बीमार पड़ेगा, बिकॉज चंद्रमा इज नॉट हैप्पी, मदर इज नॉट एबल टू गिव नरिशमेंट। चंद्रमा मेलेफिक में गिरा हुआ है, मां को ही ले जाता है, बचपन में मां की डेथ हो जाती है। सो लुक एट द चंद्रमा एंड फाइंड आउट हाउ द हेल्थ इज। वेरी सिंपल। टू सस्टेन द बॉडी यू नीड द सेकंड हाउस, एंड द कारका ऑफ सेकंड हाउस चंद्रमा, अगर वही खराब हो गया, नो नरिशमेंट टू द बॉडी, हेल्थ गई। सो एक मेरे चाचा जो गुरु, मेरे ज्योतिष गुरु थे, वो हमेशा अपनी कुंडली पे लिखते थे, आइसोलेटेड मून। चंद्रमा अकेला नहीं बैठना चाहिए। अकेला चंद्रमा मतलब बहुत खराब। तो वो हमेशा लिखते थे आइसोलेटेड मून, हेल्थ विल नॉट बी गुड। उनकी कुंडलियां मैंने 50 पढ़ी। तो चंद्रमा को सपोर्ट बहुत जरूरी है। माँ को पिता का सपोर्ट चाहिए। चंद्रमा अकेला चार्ट में बैठा हो, खराब माना जाता है। चलिए जी, मून के सिग्निफिकेशन। अब सेकंड हाउस में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया कि मतलब एक लास्ट की चीज पढ़ा देता हूं। जैसा होगा खाओगे अन्न, वैसा होगा मन। सेकंड हाउस इज योर अन्न, फोर्थ हाउस इज योर मन। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। अपना आहार अच्छा रखो।
कुछ संत महात्मा ऐसे होते हैं जो किसी स्त्री के हाथ से पका हुआ भोजन तक नहीं खाते, बिकॉज आप भोजन पकाते वक्त गुस्से में हो, आप भोजन पकाते हुए लस्टफुल हो, दैट फीलिंग गोज इनसाइड द भोजन, और वो जब ऋषि उसको खाएगा ही विल गेट दैट फीलिंग। इसीलिए कुछ ऋषि होते हैं जो स्वयं पाकी होते हैं, वो आपसे क्या बोलते हैं, मेरे को कच्चा अन्न दे दो, मैं खुद भोजन पकाऊंगा। इसीलिए अपना आहार ठीक रखो। मेरी कोई भी रेमेडी पता है कहां से स्टार्ट होती है? मैं सबसे पहले बोलता हूँ कि वेजिटेरियन बनो पहले। मैं पहला स्टेप यही देता हूँ कि पहले अंडा मीट वीट छोड़ दो जब तक ये प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि ऋषि मुनि ने कहा है कि जब आपका अन्न वेजिटेरियन हो जाएगा आपका मन ठीक हो जाएगा। और जब ठीक है, आपका टाइम ठीक है, तो आप कुछ भी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी जानवर मत छोड़ो पृथ्वी का, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर आपका टाइम ठीक नहीं चल रहा और आप मेरे पास रेमेडी के लिए आए हो, तो मेरी फर्स्ट रेमेडी यही होती है कि पहले वेजिटेरियन बनो। नहीं दूंगा रेमेडी। अब फोर्थ हाउस हमारी माँ का है, हमारी बेसिक एजुकेशन माँ से स्टार्ट होती है। फोर्थ हाउस इज योर बेसिक एजुकेशन। इफ यू सी मेलेफिक सिटिंग इन द फोर्थ हाउस, आप ठोक के बोलो कि आपकी एजुकेशन गड़बड़ हो गई है बचपन में। हाँ, मैं 8th क्लास में जा रहा था, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं पेपर नहीं दे पा रहा। 100%, बिकॉज पहली टीचर हमारी माँ होती है। फर्स्ट टीचर इज आवर मदर। सो चंद्रमा ने सेकंड हाउस, योर मून इज गुड, योर फैमिली इज गुड। योर मून इज अफ्लिक्टेड, आपकी फैमिली में प्रॉब्लम्स है। तो जितनी चीजें सेकंड और फोर्थ हाउस कंट्रोल कर रहा है, सारा चंद्रमा देख लो। एक चंद्रमा से आपने अपना सेकंड हाउस और फोर्थ हाउस सबकी प्रिडिक्शन शुरू कर दिया आपने, एक चंद्रमा देख के। लेट्स कम टू दी ओके। सर एक बार पहले वाली स्लाइड दिखा दीजिए सर। देख लीजिए मैम। सर 2 मिनट रोक लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। रिमेंबर विष्णु व्हेन ईटिंग फूड। आप में से जितने लोग भी मतलब भगवान को प्रणाम करके खाना खाते हैं, ओम विष्णुआय नमः, ओम हरे नमः, सबसे खूबसूरत होता है, बिकॉज यू हैव टू थैंक दैट लॉर्ड हु इज गिविंग यू फूड। सेकंड हाउस में खुद विष्णु बैठे हुए हैं। अगर आप अन्न को प्रणाम करके नहीं खाते हो, उस परम पिता परमेश्वर का धन, ये तो वेस्टर्नर्स भी करते हैं। थैंक यू जीसस फॉर गिविंग द फूड टुनाइट, वो बोलते हैं ना डिनर के टाइम पे, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि सेकंड हाउस में स्वयं विष्णु बैठे हुए। जिस घर में विष्णु की पूजा होती है उसकी फैमिली स्ट्रांग होती है। सेकंड हाउस करो स्ट्रांग, सेकंड हाउस। अब आप फोर्थ हाउस पे आ जाओ। श्री राम का फोर्थ हाउस पे देखो सैटर्न बैठा हुआ है। राज अभिषेक होने जा रहा था, एक रात पहले बवाल हो गया। फोर्थ हाउस गड़बड़ मतलब कहां तक ले जाएगा आपको कुछ अंदाजा नहीं। सुख गए आपके। चक्रवर्ती सम्राट श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, कितने वर्ष जंगल में बिता दिए। उसके बाद भी पत्नी आई तो पत्नी को फिर अलग कर दिया, क्योंकि मतलब वो पूरी कहानी हम लोग जानते हैं। फोर्थ हाउस सैटर्न, आप श्री राम का चार्ट देखो। रचना जी चले आगे। सर एक सेकंड ओके ओके, आप टेक योर टाइम रचना जी, नो प्रॉब्लम। सर एक चीज पूछना चाहूंगी। हेलो। सॉरी।
हाँ सर, एक चीज पूछना चाहूंगी। सर, कैन आई गो बैक टू सर? ये जो जैसे आपने ये रेमेडी बताई, फिफ्थ हाउस वाली रेमेडी बताई, तो अगर हम फिफ्थ हाउस में जो राशि है ना, या सर किस तरीके से, ये वाली चीज थोड़ा समझ नहीं आई बैठी पूरे आगे तरीके से आगे ना। लेंगे रश्मि जी इस क्वेश्चन को, आगे आगे डिस्कस करेंगे। आज ठीक की है क्लास के सर। लिए रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं है, आगे लेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है जी, अब हम लोग आते हैं मून के सिग्निफिकेशन पर। सो एज वी नो दैट मून इज द कारका ऑफ द माइंड। सो दुनिया में जितनी नॉलेज ऑफ इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, साइको एनालिसिस, साइकोसोमैटिक, ये सारा का सारा मून से रिलेटेड। आप देखते हो ना, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, दे आर ऑल रिलेटेड टू मून, सो देयर मून हैज टू बी गुड। ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। टॉरस इज ऑल अबाउट काउ, तो एनीथिंग टू डू विद फूड एंड डेयरी प्रोडक्ट इज ऑल मून। तीसरा, all jobs or business related to food products such as hotel management, catering, bakery, confectionery, dairy products, सारा चंद्रमा। डाल दो चंद्रमा को। उसके बाद चंद्रमा इज वाटर एलिमेंट। जब फुल मून होता है तो समुद्र में ज्वार भाटा आता है, तो एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू वाटर सच एज जहाज पानी वाले, सेलिंग, मर्चेंट नेवी, लॉन्ड्री, लिकर, मोती। चंद्रमा की रेमेडी क्या है? मोती। मोती भी पहनाया जाता है चंद्रमा के लिए इस उंगली में, ठीक है ना। गले में भी छोटे बच्चों को अगर बहुत प्रॉब्लम चल रही हो तो आप गले में मोती डाल सकते हो। तो पर्ल, बिकॉज इट कम्स फ्रॉम द वाटर, ऑयस्टर के अंदर से आता है। देन it shows study of agriculture and horticulture also. This is also moon. Being the karaka of mind and imagination, it signifies humor. Cartoonist लोग जो होते हैं, poetry, singing is very important aspect of moon. चंद्रमा से सिंगिंग बहुत अच्छी आती है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ। चंद्रमा इज ऑल्सो कारका ऑफ पब्लिक, जनता। तो आपकी फेम, अगर बहुत बहुत अच्छा फेम लेवल अगर आपका है ना, तो आपका चंद्रमा मतलब स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। इंटायर जनता इज चंद्रमा। सो मून इज कारका ऑफ फेम बिकॉज ऑल दी जनता कम्स फ्रॉम मून। तो अगर आपको फेम चाहिए तो चंद्रमा अच्छा होना चाहिए। कई बार चंद्रमा खराब होता है तो आपका मतलब नाम बहुत खराब हो जाता है, योर होल नेम गोज फॉर अ टॉस। सिंस चंद्रमा इज कारका ऑफ मदर, so all the industry related to care, nursing, babysitting, housekeeping, ये सारा चंद्रमा में चला। और जैसा कि मैंने बोला कि चंद्रमा इज द क्वीन, सो जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है और सोशल सर्विस है, एंड स्पेशली द स्टेट, राज्य सरकार, केंद्र सरकार सूर्य, राज्य सरकार चंद्रमा। ऑल दीज थिंग्स आप प्लीज इसको दिमाग में बिठा के रख लो। और ये समझना मुश्किल नहीं है। हमने डेयरी से जोड़ दिया, हमने पानी से जोड़ दिया, हमने केयर से जोड़ दिया, हमने माइंड से जोड़ दिया। ये सारी चीजें चंद्रमा हमें दे देता है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन? एक मैं प्रैक्टिस स्टार्ट करने जा रहा हूं अपनी क्लास में। मैं कोशिश करूंगा कि हर क्लास में आपको एक सूत्र दूं। वो सूत्र जरूरी नहीं है कि हमारे कोर्स के मतलब उससे मैच करे। वो सूत्र कहीं भी एक ज्योतिष का सूत्र हो सकता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि इन 5 महीनों में आपको 100 सूत्र तो दे ही दूं एटलीस्ट, जो आपको आगे चार्ट्स में काम आएगा। तो हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, हम लोग एक सूत्र पकड़ लेते हैं। ज्यादा इसमें डीप में नहीं घुसना, सूत्र को थोड़ा सा सुन लो और इसको अपने बैक ऑफ द माइंड में रखना, बहुत इजी हो जाता है। ठीक है ना। सूत्र क्या है कि किसी भी प्रिडिक्शन को करने के लिए हमें 3 चीजों को स्टडी करना बहुत जरूरी है। नंबर 1, दैट पर्टिकुलर हाउस, आप लोग लिखना चाहो तो लिख लो। नंबर 2, उस हाउस का लॉर्ड, एंड नंबर 3, कार का ऑर्ड। ये 3 चीजों पे आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, जिस घर की बात हो रही है उस घर के लॉर्ड की क्या हालत है, और उस जो एक्टिविटी है उसके कारका की क्या हालत है। ठीक है, अब हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। आप एक चार्ट बना लो टॉरस लग्न का, सब लोग चार्ट बना लो, टॉरस लग्न का चार्ट बना लो।
बना लिया। सैटर्न राहु इन द फर्स्ट हाउस, मार्स इन द थर्ड हाउस, सन मर्करी इन द फोर्थ हाउस, सूर्य बुध चतुर्थ भाव, पंचम भाव में शुक्र और सेवेंथ हाउस में चंद्रमा और बृहस्पति। हो गए सारे प्लैनेट्स पूरे। केतु भी आएगा सर 7th में। केतु तो राहु के ऑपोजिट आएगा। ठीक है जी, अब हम फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं शादी की। ठीक है, रचना जी कौन सा हाउस पकड़ना चाहिए हमको? 7th हाउस। वेरी गुड। 7th हाउस डिनोट्स दी मैरिज। अब चार्ट आपके सामने है, ठीक है। अब आप देखो 7th हाउस के ऊपर कोई इंफ्लुएंस है क्या? चेक द इंफ्लुएंस ऑन द 7th हाउस। कौन एस्पेक्ट कर रहा है 7th हाउस को? सर एक तो उसमें 3 ग्रह बैठे हुए हैं। नहीं, इंफ्लुएंस चेक करो आप। इन्फ्लुएंसर Saturn and Rahu. शनि राहु। Saturn and Rahu. Saturn and Rahu are directly aspecting the 7th house. Saturn क्या है? मेलेफिक है। राहु क्या है? मेलेफिक है। इसका मतलब 7th हाउस थोड़ा तो गड़बड़ हो गया। Saturn हाउस 7th हाउस पे मेलेफिक दृष्टि पड़ गई। ठीक है, सिर्फ रूल के हिसाब से समझो बस, ज्यादा डीप में नहीं जाना, जस्ट अंडरस्टैंड दी फिलॉसफी बस। तो 7th हाउस पे 2 मेलेफिक प्लैनेट की दृष्टि पड़ गई, मतलब 7th हाउस 33% तो गया। अब दूसरा रूल क्या है? वी हैव टू चेक द लॉर्ड ऑफ द हाउस। तो हु इज द लॉर्ड ऑफ 7th हाउस? मार्स। मार्स। अब मार्स को स्टडी कर लेते हैं। मार्स कहां बैठा है? थर्ड थर्ड हाउस। हाउस। थर्ड हाउस में। मार्स के ऊपर किसी की दृष्टि पड़ रही है? सैटर्न। वेरी गुड। मार्स के ऊपर सैटर्न की दृष्टि, तो मार्स क्या हो गया? सर जुपिटर की भी पड़ रही है। वेरी गुड, जुपिटर की भी दृष्टि पड़ रही है। पर सैटर्न किसके साथ बैठा हुआ है? राहु। राहु के साथ। तो ये सैटर्न बहुत खराब है, इसने मार्स को खराब कर दिया। तो हमारा जो लॉर्ड है वैसे भी मार्स नीच का होके बैठा हुआ है। ठीक है, तो 7th लॉर्ड भी गया हमारा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कार का। अब क्या है कि मेल्स के चार्ट में हम जो वाइफ होती है वो वीनस से देखते हैं, और फीमेल्स के चार्ट में हम हस्बैंड को जुपिटर से देखते हैं। ये भी एक रूल है, ये फीमेल का चार्ट है। ठीक है, अब इसका कारक कौन है? जुपिटर। अब जुपिटर की हालत देखो, किसके साथ बैठा है जुपिटर? केतु। केतु। केतु कैसा ग्रह है? मेलेफिक प्लैनेट है। और जुपिटर के ऊपर एस्पेक्ट किसका है? सैटर्न राहु। सैटर्न राहु। तो जुपिटर भी पिट गया, 7th हाउस भी पिट गया, 7th हाउस का लॉर्ड भी पिट गया, और 7th हाउस का जो कारक है शादी का वो भी पिट गया। ये चार्ट जिसका भी है ना, उनकी शादी 18 साल में हुई थी, एंड हस्बैंड डाइड इन द सेम ईयर। दिस इज अ चार्ट ऑफ अ बाल विधवा। तो इसको बस अपने दिमाग में हल्का सा रखना है। अभी हम लोग यहाँ पहुंचे नहीं है, बट दिमाग में रखना है, बिकॉज हमको इन 5 महीनों में धीरे धीरे कुंडली देखना भी आना चाहिए। तो रूल क्या है? यू हैव टू सी द हाउस, you have to see the lord, and you have to see the karaka of that event, and then make a prediction. So thank you so much everyone, बहुत अच्छा लगा आपको पढ़ा के। हाँ रश्मि। जैसे चंद्रमा जो है, अगर हमें कोई अगर सवाल करता है कि क्या मेरे लिए एग्रीकल्चर प्रोफेशन ठीक है, तो उसका जो कारक है वो चंद्रमा एग्रीकल्चर के कारक के तौर पे देखेंगे हम। हाँ, एग्रीकल्चर का कारक चंद्रमा भी हो सकता है, एग्रीकल्चर का कारक शनि भी होता है, और एग्रीकल्चर का कारक बुध भी होता है। ये ज्योतिष में बड़ा मजेदार होने वाला है। एक ही चीज के 3-3 कारक मिलेंगे आपको। सर फिर कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आगे बताएंगे चलेंगे? आएंगे। आज हमारी दूसरी क्लास है रश्मि जी। ठीक सर। H for horses और H for hold your horses।
घोड़े को पकड़ के रखो। ठीक है ना, अभी ये दूसरी क्लास है, आगे आगे हम धीरे धीरे जी सर। बढ़ेंगे। इसके बाद हमारा एक ठीक है। एडवांस कोर्स भी है, तो उसमें हम ये पकड़ेंगे। आई होप आप लोग को ठीक। आज की क्लास अच्छी लगी हो। आपने ओम के बारे में, प्रणव के बारे में, सर- सूर्य के बारे में, चंद्र के बारे में सर बहुत कुछ ओम सीखा। का सबसे बेस्ट लगा। ओम तो बहुत अच्छी व्याख्या दी सर आपने। मतलब जी। एक बहुत नई नॉलेज, मतलब इतना सारा गूगल, इतना सारा वो ढूंढने खगालने के बाद भी ना, जो आपने आज बताया, दैट इज एंटायरली डिफरेंट एंड फैसिनेटिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही कोशिश करूंगा कि ऐसी फैसिनेटिंग चीजें बताते रहें। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि। बिल्कुल सर। जय मां। थैंक यू सर। जय मां सर। धन्यवाद। जय मां।